Hello people, this is your channel CTV and in this video we are going to revise the valuation chapter. See, सबसे पहले तो हम स्टार्ट करें वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। वैल्यूएशन ऑफ गुडविल में ये चार चीज़ें हैं जो हमको देखने की है, ठीक है। तो हम इन चारों चीज़ों को बेटर तरीके से समझते हैं एंड देन फिर जो है कुछ क्वेश्चन हम इनके करते हैं। ओके, तो सबसे पहले आता है मेथड ऑफ वैल्यूएशन। अगर हम मेथड ऑफ वैल्यूएशन की बात करें तो वैल्यूएशन की मेथड में ABC 3 मेथड होती है वैल्यूएशन की। अब इस वैल्यूएशन से हम करेंगे क्या, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ प्रॉफिट, ये सॉरी वैल्यूएशन ऑफ गुडविल, ठीक है। तो एक तो होता है हमारा एवरेज प्रॉफिट मेथड है। सो इधर जो है एवरेज प्रॉफिट मेथड में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। तो देखो आप अपने पेन पेपर लेके बैठिए, इसको हम जो है सॉल्व भी करते हुए करेंगे। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस, ठीक है। अब यही जब सुपर प्रॉफिट आता है तो अपन ये बोल सकते हैं कि सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस। अब सुपर प्रॉफिट का मतलब क्या होता है? सुपर प्रॉफिट का मतलब ये होता है कि एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस कर दो तो आपका सुपर प्रॉफिट आ जाता है। अब ये बात आती है कि भैया नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है? नॉर्मल प्रॉफिट ये होता है कि अपना जो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है इनटू एनआरआर या कभी कभी केई दे के रखे तो केई से आप मल्टीप्लाई कर लो। अब केई भी जो है वो पोस्ट टैक्स होना चाहिए, तो आपका नॉर्मल प्रॉफिट आ जाएगा। एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट मारोगे तो सुपर प्रॉफिट आ जाएगा। अब ये बात आती है एनआरआर कैसे निकलता है, तो सारी लिंक है। एनआरआर कैसे निकलता है, तो कभी कभी आपको डिविडेंड दे के रखते हैं तो डिविडेंड अपॉन एमपीएस वो आपका एनआरआर हो जाता है, ठीक है। कभी कभी आपको पास्ट ईयर्स के डिविडेंड दे के रखे तो एवरेज डिविडेंड अपॉन एवरेज एमपीएस हो जाता है हमारा एनआरआर, ठीक है। इस तरीके से निकल जाता है। और या तो एनआरआर आपको गिवन ही रहता है। फिर बात आती है कि भैया एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड कैसे निकलता है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब कि धंधे की कैपिटल कितना कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। तो हम इसको समझते हैं। अब इसको हम नीचे समझेंगे कैपिटल एम्प्लॉयड का मतलब क्या होता है। बट हम क्या समझे कि भाई एवरेज प्रॉफिट होता है, एवरेज प्रॉफिट मेथड होता है, सुपर प्रॉफिट मेथड होता है। अब तीसरा हम पढ़ लेते हैं कैपिटलाइजेशन मेथड। अब कैपिटलाइजेशन मेथड ये है कि प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो। अब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। या तो आप जो है एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, तब सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो या एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, उसमें से क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर दो, या तो सुपर प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर दो, ठीक है। कैपिटलाइज करना मतलब डिवाइड बाय के ही करना। जब एवरेज प्रॉफिट को एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज कर रहे हो तो ऐसे केस में क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस कर देना। तो एक तरीके से कैपिटलाइजेशन मेथड है, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट है और कैपिटलाइजेशन ऑफ जो है एफएमपी है। इसके ऊपर जो हमने दोनों पढ़े थे उसमें हमने एवरेज प्रॉफिट निकाल लिया था, पर उसको हमने नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई किया था। सुपर प्रॉफिट में भी हमने नंबर ऑफ ईयर परचेस से मल्टीप्लाई किया था। तो दो तरीके होते हैं भैया गुडविल के, या तो नंबर ऑफ ईयर परचेस से कर लो या तो जो है कैपिटलाइजेशन मेथड। जो भी हो, तीन तरीके की मेथड हमारी होती है। चलो, अब हमने क्या बात करी थी कि सुपर प्रॉफिट जो होता है वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करते तो आता है। और नॉर्मल प्रॉफिट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एनआरआर होता है। अब एनआरआर हमने समझ लिया था, हमको समझना है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। तो यही जो है दो है इंपॉर्टेंट चीज़ें कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट क्या होता है और कैपिटल एम्प्लॉयड क्या होता है। सी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हम देखते हैं, बट इसके पहले एक बार हम जो है कैपिटल एम्प्लॉयड देख लेते हैं क्योंकि इसके बेसिस पे हम पहला क्वेश्चन कर सकते हैं। चलो, तो फिर कुछ स्पेशल नोट्स है थर्ड पॉइंट पे। स्पेशल नोट से बाद जो है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है। तो कैपिटल एम्प्लॉयड में भी जो है ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब कैपिटल एम्प्लॉयड है, कैपिटल एम्प्लॉयड में ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है, ठीक है। और ये कैपिटल एम्प्लॉयड ऑपरेटिंग के साथ साथ मतलब ये धंधे वाली कैपिटल एम्प्लॉयड है और साथ साथ ये कैपिटल एम्प्लॉयड रेक्टिफाइड भी होनी चाहिए, ठीक है। तो ऑपरेटिंग भी हो, रेक्टिफाइड भी हो। अब क्या होता है, कैपिटल जो है अप्लाई हो रही है ऑपरेटिंग एक्टिविटीज़ में तो ये ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है। अब कैलकुलेट कैसे कर सकते हैं कि सिंपल सी बात है, कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एसेट माइनस लायबिलिटी। सिंपल सी बात है, एसेट में से लायबिलिटी माइनस करो। पर ये जो एसेट है ये रेक्टिफाइड होना चाहिए, ये रिवैल्यूड होना चाहिए, ठीक है, ये एडजस्टेड होना चाहिए। लायबिलिटी भी रेक्टिफाइड होना चाहिए, रिवैल्यूड होना चाहिए, एडजस्टेड होना चाहिए। रेक्टिफाइड रिवैल्यूड मतलब कि जैसा एडजस्टमेंट दे के रखा हो वैसा एडजस्टमेंट कर लेने का।
रिवैल्यूएशन फिगर्स देख रहे तो रिवैल्यूएशन फिगर्स ले लेने का। तो इस तरीके से असेट में से लाइबिलिटी माइनस करते हैं। इंपॉर्टेंट ये है कि लाइबिलिटी में तो ये भी इंक्लूड होते हैं नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर एंड प्रोविजन फॉर टैक्सेशन। ये नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर, ये जो डिबेंचर जो कन्वर्ट नहीं हो सकते, कन्वर्ट वाले नहीं आते, नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर है वो इधर आते हैं, और प्रोविजन फॉर टैक्सेशन आ जाता है असेट में। अब देखो धंधे वाली बात कर रहे हैं तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आ सकता, गुडविल नहीं आ सकता, गुडविल नहीं आता, सेल्फ जनरेट गुडविल नहीं आता, और बाय डिफॉल्ट सेल्फ जनरेटेड गुडविल ही होता है। गुडविल इज जनरली सेल्फ जनरेटेड गुडविल नहीं आता, सेल्फ जनरेटेड गुडविल परचेज गुडविल आ जाता है। अब परचेज गुडविल आ जाता है और इन्वेस्टमेंट करा है अगर आपने सब्सिडियरी में, तो सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट भी यार नॉन ट्रेड है, वो भी नहीं आता, ठीक है, सब्सिडियरी में इन्वेस्टमेंट भी नहीं आता। डिस्काउंट ऑन इशू ऑफ डिबेंचर, अंडरराइटिंग कमीशन, ये सब चीज़ें इधर नहीं आती। बात करें जब कैपिटल एम्प्लॉयड की, तो उसको ही अपन बोलते हैं ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है तो प्रपोज डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटीज ही होते हैं, प्रपोज डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटीज ही होते हैं। व्हेन एनआरआर इज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर, सी क्या बोला है, सिंपल सी बात है, आप एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड पे एनआरआर लगाते हो। अब हमें एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे हैं, अब जब एनआरआर इक्विटी शेयर होल्डर का देके रखा है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी इक्विटी का ही निकालना पड़ेगा। इक्विटी शेयर होल्डर का निकालना है तो उसमें प्रपोज डिविडेंड एंड प्रेफरेंस शेयर कैपिटल वो भी लाइबिलिटी होते हैं और वो भी माइनस करना पड़ जाता है, ठीक है, अदरवाइज ये लाइबिलिटी नहीं है। पर जब एनआरआर किसका देके रखा है, इक्विटी का देके रखा है, तो फिर हमको भी वैसे ही करना पड़ता है, ठीक है, अदरवाइज ये हम नहीं करते। टाइप की बात करें, अब कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने निकाल लिया, अब अपने को तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड और एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड जो भी है एडजस्टेड होना चाहिए। एवरेज के दो तरीके हैं, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2, या क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड जो निकाला है ना उसमें से हाफ ऑफ रेक्टिफाइड पैट माइनस कर दो। अब रेक्टिफाइड पैट क्या होता है भाई, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और रेक्टिफाइड पैट में अंतर है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ना एक तरीके से आप बोल सकते हैं कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो हमको अलग से सेपरेटली कस्टमाइज करके निकालना पड़ता है, ठीक है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट जो होता है वो रौनक होता है, RONC, रेक्टिफाइड, ऑपरेटिंग, नॉर्मल, करेक्टेड। और जो पैट होता है वो रेक्टिफाइड, अब ऑपरेटिंग का तो नहीं पता क्योंकि देखो ऑपरेटिंग के अलावा भी उसमें नॉन ट्रेड जो है प्रॉफिट ये भी आ जाता है, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो इनकम होती है वो भी आ जाता है, नॉर्मल और करेक्टेड, ठीक है। तो ऑपरेटिंग वाला फंडा नहीं है। तो रेक्टिफाइड पैट ये कोई फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स नहीं है, ये करंट ईयर प्रॉफिट आफ्टर टैक्स है। सबसे पहले तो ये कोई मेंटेनेबल प्रॉफिट नहीं है, ये तो अभी करंट में जो हुआ ना वो बता दिया उसने, वो आफ्टर टैक्स में, ठीक है। नॉन ट्रेड ले लेंगे पर एबनॉर्मल नहीं लेंगे, मतलब कि रेक्टिफाइड नॉर्मल, एबनॉर्मल नहीं लेंगे, ठीक है। नॉन ट्रेड ले लेंगे, एबनॉर्मल नहीं लेंगे, करंट ईयर के एरर्स आप ठीक करोगे इसको। अब रेक्टिफाइड पैट कोई फंड या बैलेंस भी नहीं है। रेक्टिफाइड पैट में डिस्ट्रीब्यूटेड और अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, मतलब कि प्रपोज्ड डिविडेंड ये हमारा अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है, ये भी कवर है, और डिस्ट्रीब्यूटेड मतलब हमारा डिविडेंड वो भी कवर है। कुछ बात आती है हमारी, जैसे कि इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में हमने जो बात करी कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं लेते, ये हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में हमने देख लिया था। अब कुछ बात और छोटी मोटी समझने की है कि जनरली इन्वेस्टमेंट तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट ही होते हैं। सिंपल सी बात है, जो इन्वेस्टमेंट होते हैं वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। तो जनरली इन्वेस्टमेंट तो जो होते हैं वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट इन्वेस्टमेंट जो होते हैं वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, बट इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसिंग प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग, या अब कुछ इन्वेस्टमेंट है फॉर रिप्लेसिंग प्लांट एंड मशीनरी या बिल्डिंग, रिप्लेसिंग प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। अब वो हमको समझना पड़ेगा। अब देखो ये पॉइंट ना पर्टिकुलर क्वेश्चन से आया था, क्या इन्वेस्टमेंट नॉन इन्वेस्टमेंट होते हैं पर नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, पर इन्वेस्टमेंट फॉर रिप्लेसिंग प्लांट एंड मशीनरी बिल्डिंग वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। इसको हम देख लेंगे। तो ये सब चीज़ें जो है हमें देखने की है, ठीक है, ये सब चीज़ें हमको देखने की है और उस बेसिस पे जो है हमको क्वेश्चन भी करने का है। यूजिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, अब यूजिंग ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, अब ये तो हमने जो है कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लिया, ऑपरेटिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, जिसमें हमने गुडविल की भी बातें कर ली, जिसमें हमने असेट माइनस लाइबिलिटी होती है, असेट भी ऑपरेटिंग असेट है, रेक्टिफाइड रिवैल्यूड होती है, परचेज गुडविल आती है, ये सब चीज़ें देखी। उसमें लाइबिलिटी में भी नॉन कन्वर्टिबल डिबेंचर प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, इनफैक्ट जो है प्रेफरेंस शेयर भी माइनस होता है और प्रेफरेंस शेयर के साथ प्रपोज्ड डिविडेंड भी माइनस होता है अगर एनआरआर इक्विटी शेयर होल्डर के लिए देकर रखा जाए।
एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमने समझा। तो ये सब हम जो कर रहे हैं, रेक्टिफाइड पैट हमने समझा, ये जो हम कर रहे हैं, ठीक है, अब यूज़ किधर होगा समझो। प्रॉफिट अगर एवरेज प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट है, कैपिटलाइजेशन मेथड है। एवरेज प्रॉफिट सुपर प्रॉफिट होता है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ होता है। कैपिटलाइजेशन मेथड में भी अगर सुपर प्रॉफिट होता है तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ होता है, पर कहीं जब कैपिटलाइजेशन में फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट यूज़ होता है तो उसमें क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड यूज़ होता है। समझ रहे हो? कैपिटल एम्प्लॉयड तो आपने ले लिया, अब कैपिटल एम्प्लॉयड फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट, जो कैपिटल एम्प्लॉयड है वो कैपिटल एम्प्लॉयड का यूज़ क्या है? कैपिटल एम्प्लॉयड सिर्फ हमने इसके लिए निकालना है क्योंकि हमको एनआरआर मल्टीप्लाई करके नॉर्मल प्रॉफिट निकालना है, ठीक है। या तो कैपिटल एम्प्लॉयड का एक यूज़ हमने तो ये देख लिया था, कैपिटल एम्प्लॉयड का ये यूज़ ही देखा है हमने नॉर्मल प्रॉफिट निकालने के लिए। एक तरीका है कैपिटलाइजेशन मेथड में। अब कैपिटलाइजेशन मेथड में सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय कैपिटलाइजेशन रेट करो, अब सुपर प्रॉफिट निकालोगे तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड लग जाएगा। या फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से कैपिटलाइजेशन रेट डिवाइड करके माइनस जो है क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, तो उधर भी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड लग जाएगा। तो समझो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड भी लग रहा है और ये सब चीज़ें भी है, तो कैपिटल एम्प्लॉयड का इंपॉर्टेंस है, ठीक है। और जो है कैपिटलाइजेशन मेथड हमने देखा। अब लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल। लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल ये होता है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट, जैसे कि हमने कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट किया तो कितना कैपिटल आ रहा है और एक्चुअल में कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है। तो जब ये इक्विटी अप्रोच से चलेंगे कि कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर इक्विटी अप्रोच और कैपिटल एम्प्लॉयड कितना है एज पर इक्विटी अप्रोच। फिर आती है बात कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच और कैपिटल क्या है एज पर लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच, ठीक है। तो ये कैलकुलेट करते हैं, ये दिया हुआ रहता है। तो इस तरीके से हम निकालते हैं गुडविल। अगर इक्विटी, ये गुडविल इक्विटी की निकलती, गुडविल इन केस ऑफ लॉन्ग टर्म फंड निकलती है और जनरली लॉन्ग टर्म फंड की गुडविल ज़्यादा निकलती है। तो इसका मतलब ये है कि अगर कभी लॉन्ग टर्म फंड नहीं हो तो गुडविल हो जाएगा कम, ठीक है। तो ये एडवर्स इफेक्ट ऑन गुडविल ड्यू टू लेवरेज, ये लेवरेज मतलब लेवरेज के जाने से एडवर्स इफेक्ट ऑफ गुडविल है, ठीक है। तो लेवरेज के कम होने से गुडविल पे क्या इंपैक्ट है, ये सबकी बात इधर करी हुई है। अब आती बात, जैसे अब हम कर रहे हैं कैलकुलेशन, ठीक है। पहला क्वेश्चन थ्योरेटिकल है, ठीक है। पीएम का हम दूसरा क्वेश्चन कर रहे हैं। क्वेश्चन में बोल रहे हैं फाइंड आउट एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। क्या मैंने बोला है? एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, ठीक है। हमने कैपिटल एम्प्लॉयड पढ़ा है, अभी हम निकालते हैं एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड। अब आपके पास दो तरीके, ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 और क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ रेक्टिफाइड पैड माइनस कर दो। अब मुझे बताओ क्या ओपनिंग क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 ऐसा कुछ दे के रखा है क्या? देखो क्लोजिंग की चीज़ तो दे के रखी है, ओपनिंग की चीज़ देखे रखी है क्या? ओपनिंग की चीज़ भी देखे रखी है, पर इसमें से P&L और जनरल रिजर्व देखे रखा है। तो ओपनिंग प्लस क्लोजिंग डिवाइड बाय 2 तो नहीं हो पाएगा भैया। हम क्या करते हैं, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड माइनस हाफ रेक्टिफाइड पैड कर देते हैं, ठीक है। अब क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखो एसेट में से लाइबिलिटी माइनस करनी, तो सबसे पहले तो सारी एसेट ले लो, क्योंकि एसेट में से ही लाइबिलिटी माइनस करनी है तो सारी एसेट ले लो। तो एसेट हमने सारी ले ली, लैंड एंड बिल्डिंग से लेके कैश एंड बैंक तक सारी एसेट ले लो, ठीक है। सब की सब एसेट ले लो। समझते हैं नीचे कुछ दे के रखा है तो लो, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट दे के रखा है 20% ऑफ टोटल इन्वेस्टमेंट, तो इन्वेस्टमेंट का 80% ले लेना। तो देखो एग्जाम में क्या करने का है, आपको एडजस्टमेंट नोट डाउन करने के। तो एक टिप तो ये है कि एडजस्टमेंट जो है इसे नोट डाउन करने के, कि भैया ये जो नीचे के जो एडजस्टमेंट्स दे के रखे हैं वो ऊपर किधर किधर है, तो पेंसिल से नोट डाउन कर लेने का अपने को। चलो टोटल इन्वेस्टमेंट का हम करते हैं 80%। देखो सिंपल से आते हैं 147.80 जो है हमारा टोटल, उस टोटल में से हम माइनस कर देते हैं 10, 137.80 तो आ गया। इन्वेस्टमेंट का ही लफड़ा है, अब जो है इन्वेस्टमेंट का लफड़ा है तो उसमें अब 8 ऐड कर दो, क्योंकि हमने वो हटा दिया था और इन्वेस्टमेंट बोल रहे हैं 80% लेने का, तो 145.8 हमारा आ गया। जो अब 145.8 अगर ये आ गया है तो उसमें हम लाइबिलिटी माइनस कर दो, लो लाइबिलिटी माइनस करो। अब लाइबिलिटी माइनस करना, अभी अपन ने क्या बोला था कि वो एनआरआर का केस होता है तो हमको प्रपोज डिविडेंड और ये सब माइनस करना पड़ता है, अदरवाइज तो हम कोई माइनस नहीं करते। तो सारी लाइबिलिटी माइनस कर दो। लाइबिलिटी कौन सी भैया? थेट सिक्योर्ड लोन से चालू करो आप, वो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन तक चलते रहने दो। अब क्यों ये डिविडेंड पेबल ये सब माइनस थोड़ी ना करते हैं, वो तो एनआरआर को देख के करते हैं। अब एनआरआर की बात है क्या? इधर एनआरआर की बात आएगी तो हमको फिर गुडविल कैलकुलेट करनी पड़ेगी।
तो फिर देखते कि अच्छा एनआरआर इक्विटी शेयर होल्डर का है तो हमको फिर वो प्रपोज डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर होल्डर माइनस करने पड़ते हैं प्रेफरेंस शेयर कैपिटल, अदरवाइज थोड़ी ना माइनस करते हैं हम। लिखा हुआ है कि प्रपोज प्रेफरेंस शेयर कैपिटल आर लायबिलिटी ओनली व्हेन एनआरआर इज ऑफ इक्विटी शेयर होल्डर। तो चलो फिर अब हम क्या करते हैं कि सारी ले लो लायबिलिटी 5 से लेके जो है 6.40 तक। अब 145.80 तो हमारी एसेट हो गई, ठीक है 145.80। ये हम जो है सारी लायबिलिटी ले लेंगे। प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी हमको लेना है, लिखा हुआ था ना प्रोविजन फॉर टैक्सेशन भी लेना है। लो कितना आ रहा है 45.40, ये आ जाएगी अपनी कैपिटल एम्प्लॉयड कितनी आ जाएगी 100.40। पेन पेपर लेके बैठना या तो सॉल्यूशन के साथ लेके बैठना चीज़ें, ठीक है जो बोली है उसको छोटी मोटी चीज़ें अगर आपको लग रहा है कि नोट डाउन करना है तो नोट डाउन कर लेना। मैं इस फ़ोन के थ्रू नहीं थोड़ा सा कर पाऊँगा, ठीक है क्योंकि मैं फ़ोन के थ्रू चल रहा है, कोई ऐसा स्पेसिफिक कोई ऐसा सरफेस वाला टैबलेट नहीं है कि मैं वो पेन लेके मैं तुमको बता रहा हूँ, ठीक है। ये सब हमने देख लिया। अभी क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है। अभी जो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से हाफ कर दो, क्या करोगे हाफ क्या करोगे रेक्टिफाइड पैट, ठीक है। तो मतलब कि वही जो इनकम अर्न करा है उसका हाफ। अब इसमें रेक्टिफिकेशन की कुछ जरूरत ही नहीं है, एडजस्टमेंट कुछ देख के नहीं रखे, तो करंट ईयर का प्रॉफिट निकालो। पीएनएल का बैलेंस देके रखा है 8.20, जनरल रिजर्व का देके रखा है 6.5, तो 10 माइनस 8.20। देखो पीएनएल का इधर क्या देख रखा है 19.5 और 12, तो 19.5 में से क्या माइनस कर दो पुराना 8.20, तो 19.5 माइनस 8.20 ये हो गया हमारा 11.3, और जनरल रिजर्व 12 माइनस 6.5 5.5, तो 16.8 हो गया। 16.8 हो गया तुम्हारा प्रॉफिट। अब 16.8 के साथ साथ आप डिविडेंड पेबल भी तो ऐड करोगे, वो है 10.90, तो 27.7 है। अब ये जो है देखो अभी क्या बात करी अपन ने डिविडेंड पेबल, अपन ने ये भी पढ़ा था अगर आपको याद हो तो, डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट दोनों लेंगे तो रेक्टिफाइड पैट कवर डिस्ट्रीब्यूटेड एंड अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट, और डिस्ट्रीब्यूटेड में अपन ने डिविडेंड बोला था। तो लिख लेते इधर क्वेश्चन नंबर 2, ठीक है हमको भी समझने में ईजी हो जाएगा। तो इसका आधा करो 13.85 जो हमारा रेक्टिफाइड पैट निकला डिवाइड बाय 2 6.925, हमारा जो है 100.40 हमारा निकल चुका था। ये निकल चुका था हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड, उसमें से 13.85 माइनस करा तो हमारा 86.55 एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आया, ठीक है। तो हम देख लेते हैं। अब अगला क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 3। अब क्वेश्चन नंबर 3 जो है इसको मई 17 नवंबर 19 के एग्ज़ाम में करेक्टेड प्रेजेंटेशन है, तो हम मई 17 नवंबर 19 के अकॉर्डिंग जो है इसको देखेंगे क्वेश्चन नंबर 3 को, ठीक है। वो करेक्टेड सॉल्यूशन है क्योंकि इधर गड़बड़ है, ठीक। तो हम क्वेश्चन नंबर 3 वहाँ से देखेंगे। आती है बात क्वेश्चन नंबर 4 की। क्वेश्चन नंबर 4 हमको समझना पड़ेगा, क्वेश्चन नंबर 4 है बड़ा। जब बड़ा क्वेश्चन आता है सबसे पहले तो देखो हम सबसे पहले एक बर्ड आई व्यू ले लेते हैं कि भैया क्या देख रखा है। क्वेश्चन 4 में समराइज बैलेंस शीट हमको देख रखी, ठीक है। ये चलो समराइज बैलेंस शीट देख रखी, साथ ही साथ एडजस्टमेंट देख रखे, ठीक है। एडजस्टमेंट देख रखे हैं 1 से लेके 8 तक। अब एक पेन पेपर लो, पेन पेपर में क्या आप क्या करो कि हर जगह लिखो कि भैया लिखो इन द सेंस कि एक कॉलम बनाओ जिसमें लेफ्ट हैंड साइड पे 1 से लेकर 8 तक सिचुएशन लिख रहे हो, 1 2 3 4 5 6 7 8। राइट में देखो कि ये किस किस के ऊपर है, आपको उधर वो पर्टिकुलर चीज़ मार्क करनी है। क्या देखो यार ये एडजस्टमेंट जैसे रीसेल वैल्यू ऑफ प्रीमाइस ऑफ लैंड, ठीक है, एंड डेट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी इज 2400। तो देखो आपको क्या है पहला प्रीमाइस एंड लैंड पे, प्लांट एंड मशीनरी पे, ठीक है, पेटेंट है इसके ऊपर है, हमको अंदर पूछने जाने का। दूसरा है मोटर व्हीकल पे, ठीक है, और थोड़ा सा स्पेसिफिक मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन, ठीक है, उधर रीसेल वैल्यू है, ठीक है। पूरा लिखोगे तो भैया इतना टाइम भी नहीं हमारे पास। मोटर व्हीकल है तो मोटर व्हीकल पे आपको ऐसे जो है टिक मार्क कर लेने का। अभी अपन देखेंगे सबके सब। फिर जो है तीसरा है डेप्रिसिएशन, वही प्रीमाइस एंड लैंड, ठीक है, वही प्रीमाइस एंड लैंड आ गया, एंड प्लांट एंड मशीनरी आ गया। मार्केट वैल्यू ऑफ इन्वेस्टमेंट चौथा है हमारा इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में। कंपनी ऑल्सो रिवील्ड डेट, पांचवा हमारा ट्रेड रिसीवेबल पे, तो डेटर आ गया, या अपन बोल सकते हैं ट्रेड रिसीवेबल आ गया, ठीक है। कंपनी हैज ऑल्सो रिवील्ड डेट डेप्रिसिएशन वाज नॉट चार्ज टू पीएनएल, तो छठा हमारा पीएनएल के ऊपर है, और ये पीएनएल हमको करेक्ट करना पड़ेगा, वही डेप्रिसिएशन के रिस्पेक्ट में। तो छोटी छोटी चीज़ें लिख लो, ठीक है। एंड द प्रोविजन फॉर टैक्स ऑलरेडी मेड, जो प्रोविजन फॉर टैक्स बना के रखा ना वो सफिशिएंट है, तो पीएफटी लिख लिया।
सातवां जो है सिंपल सी बात है, सातवां जो दे के रखा है, इन अ सिमिलर कंपनी मार्केट वैल्यू ऑफ इक्विटी शेयर ऑफ द सेम डिनोमिनेशन 25 रुपये। सिमिलर कंपनी में जो मार्केट वैल्यू है ना इक्विटी शेयर की, उसी डिनोमिनेशन की बात करें तो 25 रुपये, सातवें एडजस्टमेंट की बात कर रहा हूँ, वो 25 रुपये है, ठीक है। एंड सच कंपनीज पेइंग कंसिस्टेंटली डिविडेंड, 5 साल से डिविडेंड पे कर रही 25%। अच्छा, तो ये 25% किस पे निकालोगे? ये 25% फेस वैल्यू पे निकाल लेना, और फेस वैल्यू 10 रुपये है। अच्छा, 5 साल से 25% दे रही, मतलब 5 साल से 2.5 रुपये दे रही, तो 2.5 डिवाइड बाय 25। अभी अपन ने क्या निकाल देख समझा था एनआरआर का, एनआरआर की बात हमने करी थी कि नहीं करी थी? एनआरआर में हमने ये समझा था, 1 सेकेंड में आपको याद दिलाता हूँ, एनआरआर में हमने क्या देखा था। ओके, ये डिविडेंड डिवाइड बाय एनपीएस, तो डिविडेंड डिवाइड बाय एनपीएस, डिविडेंड यील्ड मान लो आप, तो ये हो गया 10%, ये एनआरआर हमारा 10%। अब समझो इधर, वो एनआरआर 10% अपनी कंपनी का है क्या? वो सिमिलर कंपनी का है, अपनी कंपनी का थोड़ी था। अब देखो क्या बोला है, कॉन्ट्रैरी टू दिस डोमेस्टिक लिमिटेड इज हैविंग मार्केट अपवर्ड एंड डाउनवर्ड ट्रेंड। तो डोमेस्टिक कंपनी का अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड है इन द केस ऑफ डिविडेंड पेमेंट, ठीक है। अब जब अपवर्ड और डाउनवर्ड ट्रेंड है तो ऐसे केस में रिस्क ज़्यादा है, क्योंकि ट्रेंड है, कॉन्स्टेंट कुछ है नहीं, फ्लक्चुएशन है, तो रिस्क ज़्यादा है, रिस्क ज़्यादा है तो रिटर्न ज़्यादा है, एक्सपेक्टेशन ज़्यादा है। तो 10% की जगह आप 11% या 12% इसको ले लेना, ठीक है। अब देखना यही ये करेंगे, देख लेते हैं कि क्या कुछ है इसमें स्पेसिफिक, कुछ लिख के रखा है क्या। देखो लिख के रखा है, नॉमिनल रेट ऑफ 1 and 2% में बी एडेड एज रिस्क प्रीमियम टू द नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ठीक है, क्योंकि अनसर्टेनिटी एसोसिएट है ऑफ द डिविडेंड डिस्ट्रीब्यूशन, अनसर्टेनिटी एसोसिएट है, और इन्होंने नॉर्मल प्रॉफिट 11% लेकर रखा है। चलो ये हमने बात कर ली, तो हमने सातवां एडजस्टमेंट भी देख लिया, वो पूरा एनआरआर का है, ठीक है, तो वो देख लेंगे अपन। फिर आठवां एडजस्टमेंट कि 2011-12, 12-13 में नॉर्मल बिजनेस हैम्पर्ड, प्रॉफिट अर्न ड्यूरिंग 11-12 67 लाख, तो 67 लाख है, बट ड्यूरिंग 12-13 कंपनी ने लॉस इंकर कर लिया 1305 लाख का, लो खेल लग गए, तो 67 इतना कम प्रॉफिट, फिर 1305 लाख इतना लॉस, फिर वापस देखो अब ये तीन चीज़ें हैं जो पैरिटी में दिख रही है, 469, 546, 405, ठीक है, ये लेवल में दिख रहा है। आप किस व्यक्ति से बात कर रहे हैं? तो देखो सिंपल सी बात है, पास्ट 3 ईयर का प्रॉफिट हमको देख रखा है। अब अनयूजुअल नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी ऑफ द कंपनी ड्यूरिंग 12-13 वॉज ड्यू टू लॉकआउट। अब वो ठीक है, नेगेटिव प्रॉफिटेबिलिटी थी 12-13 में, वॉज ड्यू टू लॉकआउट इन द मेजर मैन्युफैक्चरिंग यूनिट, जो भी कारण हो, ठीक है, जो भी कारण हो। अब समझो, विच हैपन इन द बिगिनिंग ऑफ द सेकेंड क्वार्टर, ठीक है, ऑफ 11-12, विच हैपन इन द बिगिनिंग ऑफ सेकेंड क्वार्टर 11-12 एंड कंटिन्यूड इन द लास्ट क्वार्टर ऑफ 12-13। जो भी चला ये चला, तो हम इसको देखेंगे ही नहीं, हमको एवरेज प्रॉफिट निकालना है, हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, हम तो 3 साल का देखेंगे। अब बात यह आ जाती है कि हमको ये करना है तो हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो निकालना सीखे। तो अब ये काहे के लिए कर रहे हैं, अब हमको करना क्या है, निकालने का क्या है। ये बैलेंस शीट एडजस्टमेंट हमने देख लिए, वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द कंपनी ऑन द बेसिस कैपिटलाइजेशन मेथड नहीं बोल रहा है, सुपर प्रॉफिट मेथड बोल रहा है। तो जब सुपर प्रॉफिट बोल रहा है तो क्या करोगे, देख लेते, सुपर प्रॉफिट डिवाइड बाय केई या एनआरआर कर लेंगे, ये हो जाएगा हमारा, ठीक है। कैपिटल ओके, पर ये कैपिटलाइजेशन मेथड है ना, शिट, ये थोड़ी ना कर सकते हैं, ये थोड़ी ना कर पाओगे। हमको करने का क्या है, एफएमपी में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, आ जाता है हमारा सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट इनटू नंबर ऑफ ईयर परचेस कर लो, ये आ जाता है हमारा गुडविल। नॉर्मल प्रॉफिट में बात करें तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल प्रॉफिट है ना, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इनटू नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ये हो गया। और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न हम यहाँ से निकाल लेंगे, हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। और जब तक एनआरआर फॉर इक्विटी ऐसा कुछ स्पेसिफिक दे के नहीं रखे ना, तब तक आप मानना मत, ठीक है। तो मैं ये बोलना चाह रहा हूँ कि जो कैपिटल एम्प्लॉयड है उसमें से ये प्रपोज डिविडेंड ये सब हमको नहीं हटाने का, तब जब तक एनआरआर में स्पेसिफिक कुछ चीज़ नहीं बोले। तो एनआरआर में कब चीज़ें स्पेसिफिक तरीके से बोली जा रही है, वो चीज़ें हम जो है पर्टिकुलर चीज़ों को नोट कर लेंगे, वो पर्टिकुलर क्वेश्चन हम नोट कर लेंगे, ठीक है। तो जब इतना बड़ा क्वेश्चन आता है ना, तो सबसे पहले यार गुडविल हमको कैलकुलेट करना है यार। अब इसको हमने ट्रैक समझ लिया है कि एफएमपी निकालना है, एक एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, एनआरआर निकालना है, ठीक है। तो अपन एफएमपी निकाल लें, ठीक है। अब एफएमपी निकालने के लिए एफएमपी के कंसेप्ट एक बार देख लेते हैं, ठीक है, तभी हमको समझ में आएगा कि अच्छा हाँ ठीक है, ऐसे एफएमपी निकलता है। तो ये एफएमपी दिया हुआ है, इधर हमको ये सब चीज़ें करने की। पास्ट प्रॉफिट मेथड और प्रोजेक्टेड मेथड है, 2 मेथड है। जो भी है,
फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट को आप अगर इसको ऐसा बोल लो, फ्यूचर मेंटेनेबल रौनक प्रॉफिट, रेक्टिफाइड, ऑपरेटिंग, नॉर्मल, करेक्टेड, रौनक, तो फ्यूचर मेंटेनेबल रौनक प्रॉफिट। तो देखो अब आप इसमें टैक्स एक्सपेंस का एडजस्टमेंट करोगे। अब टैक्स एक्सपेंसेस में एट द रेट देख रखा है। एट द रेट का मतलब ये है, समझो भाई, टैक्स एक्सपेंस देख रखा है, इसका मतलब क्या है, आपको पीबीटी देख रखा है। पीबीटी है, टैक्स माइनस करते हो पैट आता है। क्वेश्चन में आपको पैट देख रखते हैं, तो पहले पास्ट एडजस्टमेंट करने के पहले टैक्स को बिफोर टैक्स कर दो, मतलब कि ओल्ड टैक्स रेट तुम सबसे पहले ऐड कर दो, पीबीटी आ जाएगा। सारे एडजस्टमेंट करने हैं तुम एडजस्टमेंट करो, ठीक है, प्लस माइनस जो भी एडजस्टमेंट करने करो, फिर जो तुम्हें टैक्स माइनस करो। ये होता है सीन। ऐसा नहीं कि भैया पैड दे के रखा हो, पैड में एडजस्टमेंट करना चालू कर दी। ये पैड टैक्स ऐड करने का अपने को, फिर सारा एडजस्टमेंट करने का है। या तो तुम ऐसा कर लो, या तो ऐसा कर लो कि भाई पैड के बाद करना ना तुमको, तो सारे एडजस्टमेंट को फिर आफ्टर टैक्स इफेक्ट दो, ठीक है। तो पैड माइनस एडजस्टमेंट इफेक्ट, ठीक है, पैड माइनस एडजस्टमेंट इफेक्ट आफ्टर टैक्स, तो एडजस्टमेंट के इफेक्ट दे दो आफ्टर टैक्स, ये ऐसा कर लो तो भी हो सकता है, ठीक है। जो भी है, आप अपने पास एडजस्टमेंट करते हो तो आपके पास्ट प्रॉफिट्स जो निकलते हैं उनका आप एवरेज प्रॉफिट निकालते हो। एवरेज प्रॉफिट के बाद आपके कुछ फ्यूचर एडजस्टमेंट होते हैं, वो फ्यूचर एडजस्टमेंट माइनस करने के बाद आपके फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आते हैं। ये होते सीन, ठीक है। अब इधर हम जो है अभी अपन फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालते हैं। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है, तो मुझे ये बात बताओ कि भाई इसमें कुछ प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट तो दिए हुए ही नहीं है। प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट तो कुछ दिए हुए नहीं है, बस ये दे के रखा है प्रॉफिट आफ्टर टैक्स 1100। तो सबसे पहले अब प्रॉफिट फॉर द ईयर आफ्टर टैक्स दे के रखा है, तो इसको भी अपन ने क्या बात करी थी, आफ्टर टैक्स दे के रखा है, एडजस्टमेंट करने से पहले बिफोर टैक्स कर दो, तो हम पीबीटी कर लेंगे। अब कितना टैक्स हमको क्या पता, 1100 में कितना टैक्स है हमको क्या पता। तो देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन बना है क्या, ओके, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है 300 लाख का, तो ये है 1100, ठीक है, प्लस 300, ये हो गया हमारा 1400। ये 1400 हमारा प्रोविजन फॉर टैक्स हो गया। अब रेट निकालना है हमको, टैक्स रेट निकाल लो। देखो क्योंकि बाद में तो टैक्स रेट काम आएगा ना, बाद में थोड़ी ना ऐसे 300 माइनस कर दोगे, सिंपल सी बात है, टैक्स रेट माइनस करते हो, बाद में आपको न्यू टैक्स रेट माइनस करना पड़ेगा ना। तो ये प्रोविजन फॉर टैक्स 300 डिवाइड बाई 1400 करा आपने, क्या आएगा 300 डिवाइड बाई 1400, ये क्यों कर रहे हो, बाद में टैक्स रेट ही तो काम आएगा 21.43%। ये टैक्स रेट आ गया तुम्हारा 21.43%। अब जो है समझो, ये तुम्हारा पीबीटी आ गया। अब एडजस्टमेंट कर लो भैया, एडजस्टमेंट में है क्या भाई, एडजस्टमेंट में बहुत सारी चीज़ें बताने की, बताता हूँ तुमको मैं। ये जो तुमने इतने सारे रिवैल्यूएशन करे हैं, तो उसका डेप्रिसिएशन इफेक्ट नहीं जाएगा। डेप्रिसिएशन इफेक्ट क्यों भैया, अपने दूसरे पॉइंट में डेप्रिसिएशन पढ़ा है, डेप्रिसिएशन एप्लीकेबल 20% ऑन मोटर व्हीकल नहीं पढ़ा अपने डेप्रिसिएशन। फिर अपने ये तीसरा भी डेप्रिसिएशन का है, ये डेप्रिसिएशन का इफेक्ट नहीं दोगे। 10% डिसेबल तुम्हारे बैड हो गए, ये ट्रेड डिसेबल जो बैड हो गए, इसका इफेक्ट नहीं दोगे। तो ये एडजस्टमेंट नहीं है क्या, है एडजस्टमेंट, ये तो करो इसका एडजस्टमेंट। क्या देख रखा है, डेप्रिसिएशन 20% ऑन मोटर व्हीकल। आप पहले ये तो देख लो मोटर व्हीकल कितना रिवैल्यूड हुआ है, कुछ ऐसा देख के रखा है क्या, प्रीमाइस एंड लैंड देख रखा है, प्लांट एंड मशीनरी देख रखा है, पेटेंट देख रखा है, मोटर व्हीकल के रिस्पेक्ट में तो कुछ ऐसा दे के नहीं रखा है। तो चलो ठीक है, निकाल लो 20%। 20% किसका निकालना है, अच्छा मोटर व्हीकल अभी परचेस करी है 40 लाख की, और परचेस कब करी है, 1/10/16 को परचेस करी है 40 लाख की। अब 40 लाख की मोटर व्हीकल है, 1/10/2016 को परचेस करी है, अक्टूबर नवंबर दिसंबर जनवरी फरवरी मार्च, 6 महीने का डेप्रिसिएशन है, 6 महीने का डेप्रिसिएशन निकालो। चलो 40 20%, ये हो गया हमारा 8 × 6/12, ये हमारा हो गया 4। ये 4 हमको 1400 में से माइनस करना है, ठीक है, ये माइनस करोगे 4, ठीक है। इसका फिर टैक्स इफेक्ट हमको देखने का है, एंड में 21.43% जो भी फलाना दिमाग है वो भी हमको करने का है। चलो ये हमने कर लिया। अब भाई प्रीमाइस एंड लैंड है, एडिशनल डेप्रिसिएशन प्रीमाइस एंड लैंड पे 2% है, और प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है। ओके 2% है, अब 10% है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन है। अभी अपन एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन है। अब समझते हैं, देखो प्लांट एंड मशीनरी 3000, प्लांट एंड मशीनरी देख रखा है 3000, तो 3000 प्लांट एंड मशीनरी देख रखा है,
और प्रीमाइस एंड लैंड पे तो हमको कुछ करने का ही नहीं, प्रीमाइस एंड लैंड पे तो नहीं करने का है, बट अब दे के रखा है डेप्रिसिएशन, देखो 2% दे के रखा है प्रीमाइस एंड लैंड पे, तो करो उसको भी। अब ये 3000 है, ये 400 है। सबसे पहले तो ये जो 3000 और 400 दे के रखा है, ये कॉस्ट पे दे के रखा है, ये कॉस्ट पे दे के रखा है, तो सबसे पहले एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन है, ये एडिशनल डेप्रिसिएशन नहीं है, वो एप्लीकेबल डेप्रिसिएशन है। करो 2% हो जो भी इसका कैलकुलेशन है, कितना आ रहा है इसका 2%, 8। इसका कितना परसेंट है प्लांट एंड मशीनरी का, 10% है। करो 300 आ गया, तो 308 हो गया, 308 हो गया ना, ठीक है। तो 308 हमने करा माइनस, ठीक। अब जो है हमने देख लिया, अब प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वो 10% जो है रिसीवेबल, वो तो बैड ही हो गए, ठीक है। तो प्रोविजन फॉर बैड डेट, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट, इसको ऐसा बोल लो। तो बैड डेट को भी माइनस करते हैं, वो उसको आप समझ लो, ठीक है। उसको बैड डेट को भी हम माइनस करते हैं। तो अब 10% माइनस हो गया है, तो अभी अपने एडजस्टमेंट है, सारे एडजस्टमेंट हमको करने हैं, क्योंकि पुराने अपने करंट प्रॉफिट से रिलेटेड है ना, हमको करना पड़ेंगे एडजस्टमेंट। डिसेबल कितने, डिसेबल ट्रेड डिसेबल 400। इन्वेस्टमेंट मीन्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अभी अपन ने ये समझा था ना, ये इन्वेस्टमेंट मीन्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इस टाइप के नोट्स में हमने देखा था। 1 सेकेंड, हाँ, कि जनरली इन्वेस्टमेंट जो होते हैं हमारे ट्रेड इन्वेस्टमेंट, नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं, पर इन्वेस्टमेंट मीन्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी वो ट्रेड इन्वेस्टमेंट होते हैं। पीएम का क्वेश्चन नंबर 4 जो भी है, हम तो क्या कर रहे थे, हम तो देख रहे थे हमारा ट्रेड रिसेबल 400 है। ऑब्वियस सी बात है 400 है, तो 400 का क्या करेंगे हम, 10% निकालेंगे, 40। करो माइनस 40, तो 1400 में से अपन ने ये सब चीज़ें माइनस करी। 1400 में से भैया अपन ने ये सब चीज़ें हमने माइनस करी, तो हमारा आया 1048। अब इसका आफ्टर टैक्स इफेक्ट देखना है, तो 1048 में से 21.43% माइनस कर दो, तो 823.43 आ रहा है। तो यही हमारा आंसर है, ठीक है। तो ये जो हमारा आंसर, ऑब्वियस सी बात है, ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट है, ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट है, ठीक है। ये करंट ईयर का प्रॉफिट है, जिसको अपन ने रेक्टिफाइड कर लिया है। इसको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हो ये सब मत मान लेना, ये करंट ईयर का रेक्टिफाइड प्रॉफिट है। अब क्या काम आएगा, देखो ये जो भी अपन ने निकाला करंट ईयर का रेक्टिफाइड प्रॉफिट, मैं पहले आपको बोला था कि हमको फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, राइट ना। वो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, वो मैं इसलिए बोला था क्योंकि हमें सुपर प्रॉफिट दे के रखा था। सुपर प्रॉफिट हम कैसे निकालेंगे, एफएमपी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे, ठीक है। तो ये तो अभी करंट ईयर का ही एडजस्टमेंट करा है, ठीक है। अभी हमने ये सिर्फ करंट ईयर का एडजस्टमेंट करा है। अभी आपने देखा कि हमने ये 1100 लिया, उसमें से 300 हमने ऐड करा, और इस तरीके से हमने सारे एडजस्टमेंट करे। तो ये अभी हमने करंट ईयर का एडजस्टमेंट किया है। हमने पुराने एडजस्टमेंट किए क्या, पुराने साल के एडजस्टमेंट किए क्या, अभी अपने पुराने साल के प्रॉफिट के एडजस्टमेंट नहीं करें, उनको भी तो एडजस्ट करना पड़ेगा, ठीक है। वो भी हम देखेंगे। तो ठीक है, हमने करंट ईयर का प्रॉफिट एडजस्टेड कर लिया, लिख लो एक जगह 823.43। इधर भी देखो ये 23.43 है, इसमें प्रेजेंटेशन अलग है। इसमें प्रेजेंटेशन वैसा है कि उन्होंने पैट के बाद सारे एडजस्टमेंट आफ्टर टैक्स वाले करे, इन्होंने ऐसा एडजस्टमेंट करा है, ठीक है ना। आपको इस टाइप से एडजस्टमेंट करना है तो वैसा कर लो, ठीक है। 823.43 आएगा, ठीक। और हमारा जो है ये 21.43 कैसे आया, ये एडजस्टमेंट वही 1100 में से 300 ऐड करे, ये सब हमने करा। बात ये आती है कि भैया फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है ना हमको, क्योंकि उसमें से ही तो हम नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करेंगे तो आएगा हमारा सुपर प्रॉफिट। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालो। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है तो सिंपल सी बात है, अभी अपन ने पढ़ा कि ये पिछले 2 साल, ये 2011, 12 और 12-13 में तो नॉर्मल बिजनेस ही हैम्पर्ड हो गया। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में अपन क्या बोलते हैं, रौनक बोलते हैं, रेक्टिफाइड, ऑपरेटिंग, नॉर्मल और करेक्टेड। तो नॉर्मल तो होने से रहा, ये तो एबनॉर्मल है, तो एबनॉर्मल ईयर्स नहीं लेंगे 11, 12, 12, 13, हम 13, 14, 14, 15, 15, 16 लेंगे, ठीक है। लो 13, 14, 14, 15, 15, 16, ठीक है, और 15, 16 और हमने लिया 16, 17, 16, 17 का प्रॉफिट हमने निकाल लिया है 823.43, 823.43। अब 13, 14, 14, 15, 15, 16 का है। अब मुझे बताओ 13, 14 में प्रॉफिट कितना है, 469, 14, 15 में प्रॉफिट कितना है, 546, 15, 16 में प्रॉफिट कितना है, 405। सिंपल सी बात है। अभी जो आप कर रहे हो, ठीक है, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है क्या, इसमें कुछ एडजस्टमेंट है क्या। अब एक चीज़ समझने की ये है कि इधर अपन ने दे के रखा है प्लांट एंड मशीनरी एट कॉस्ट, ये कॉस्ट दे के रखा है, प्लांट एंड मशीनरी भी इधर भी कॉस्ट है। मतलब आप समझ रहे हो क्या हो रहा है, ये है ऐसा चल रहा है ये कि मोटर व्हीकल तो हमने अभी परचेस करी 16-17 में, तो अपन ने उसका एडजस्टमेंट दे दिया। ये प्लांट एंड मशीनरी प्रीमाइस है ना, ये कॉस्ट पे ही शो होता है, उसका डेप्रिसिएशन जो है वो डेप्रिसिएशन इधर लगता रहता है। डेप्रिसिएशन मतलब कि लगा नहीं है,
मतलब ये अभी तक कॉस्ट पे शो कर रहा है, ये 16-17 की बैलेंस शीट तक ये कॉस्ट पे शो कर रहा है, मतलब कि पुराने डेप्रिसिएशन भी नहीं लगे हैं। पुराने डेप्रिसिएशन नहीं लगे थे तो भैया डेप्रिसिएशन लगाओ ना पुराने। प्रीमाइस एंड लैंड पे कितना परसेंट था हमारा डेप्रिसिएशन, देखो हमारा वो एडजस्टमेंट नंबर पहला, ये अभी इधर काम आ जाएगा। प्रीमाइस ये देखो इधर इसलिए काम आ जाएगा क्योंकि अपन ने लिख के रखा है तीसरा जो है 1 सेकेंड थर्ड कितना है प्रीमाइस एंड उसमें मशीनरी पे, प्रीमाइस एंड लैंड पे जो है 2% प्रीमाइस एंड लैंड पे है, प्लांट एंड मशीनरी पे 10% है। तो ये दोनों डेप्रिसिएशन लगाओ ना, तो करो उसको कैलकुलेट, क्या आया 400 में से। अब देखो ये जो पुराने प्रॉफिट है एक बार ये भी देख लो कि ये आफ्टर टैक्स है कि बिफोर टैक्स है, देखो क्या है। तो अब इसको देखते हैं, तो इधर तो पास्ट ईयर प्रॉफिट दे के रखा है, ये आफ्टर टैक्स ही मानो। जब इधर भी प्रॉफिट आफ्टर टैक्स ऐसा था, इधर भी आफ्टर टैक्स है, ओके। तो आफ्टर टैक्स है तो बिफोर टैक्स करो, ओके। बिफोर टैक्स करना पड़ेगा, तो वही बिफोर टैक्स कैसे करोगे आप भाई। ये 469 है, 469 इधर जो है हमको हमारा रेट काम आ जाएगा कि 46 देखो 100 माइनस 21.43 इक्वल टू 78.57, मतलब 469 डिवाइड बाय 78.57%, यह आ गया 596.92। फिर आता है 100 माइनस 21.43 कितना था हमारा 78.57। ये 78.57% से हमको ये तीनों को डिवाइड करना है, ठीक है। 546 डिवाइड बाय 78.57%, यह आ गया 694.92। साथ ही बात हमारी 405 डिवाइड बाय 78.57% जाता है 515.46। ये जो है ये हमारे प्रॉफिट आ गए। अब इसमें से जो है प्रीमाइस का हम माइनस कर देते हैं, एंड प्रीमाइस एंड लैंड का और प्लांट एंड मशीनरी का माइनस कर देते हैं 2% एंड 10%, ठीक है। अब रही बात प्रीमाइस एंड लैंड की, तो उसका 2% 8 हो जाता है, 8 तीनों में से माइनस करो 3 साल में से। प्लांट एंड मशीनरी 3000 है, उसका 10% होता है हमारा 300, वो 300 हमने तीनों में से माइनस किया, ये 300 माइनस किया, ठीक है। तो कैलकुलेट कर लो 596.92 माइनस 8 माइनस 300, ये हमारा आया कौन से ईयर का, ये ईयर है 13-14 का आया 288.92, ये 13-14 का आया 288.92। फिर 14-15 का 694.92, ये हमारा बिफोर टैक्स हो गया, माइनस 8 माइनस 300, ये हमारा हो गया 386.92। फिर आती बात 515.46, इसमें से 0.46 माइनस करा हमने 8 माइनस करा हमने 300, यह आया हमारा 207.46। ये सब चीज़ें हैं। अब ये जो है पर्टिकुलर, अब इसको आफ्टर टैक्स कर दो, ठीक है। तो 207.46, अब इसको टैक्स इफेक्ट दे दो, मतलब कि 288.96 में से 21.43% माइनस करो, 227.03 आ रहा है, मतलब वही 227 आ रहा है, यही हमारा है एडजस्टेड प्रॉफिट, राइट। 386.92 माइनस 21.43% माइनस किया 304 आ गया, लो ये भी आंसर आ गया 304। और जो है 207.46 माइनस जो है हमने बाकायदा 21.43% किया तो आया 163, लो 163 आ गया। देखो ये तीनों सारे फिगर आ गए, तीनों फिगर आए, ये आपको बता रहा हूँ मैं, ये तीनों फिगर है सारे एडजस्टमेंट के बाद, ये एडजस्टेड प्रॉफिट ये हमारे तीनों आ गए, ठीक है। तो इसका बेटर प्रेजेंटेशन दे के रखा है, इसका बेटर प्रेजेंटेशन हम ऐसा कर लेते हैं, इन्होंने इस तरीके से प्रेजेंटेशन दे के रखा है, ठीक है। अब ये जो 4 साल का हमने जो प्रॉफिट निकाला है, इसको एवरेज कर लो तो हमारा एवरेज प्रॉफिट आ जाता है, ठीक है। अब इसके फ्यूचर एडजस्टमेंट, ये तो अभी हमने पास्ट एडजस्टमेंट कर लिए, देखो एडजस्ट यूर प्रॉफिट, पास्ट एडजस्टमेंट करें, ठीक है। एवरेज टेकन ऑफ दोज ईयर, हमने उस साल का एवरेज लिया जहाँ पे नॉर्मल बिजनेस टेकन प्लेस था, ठीक है। अब एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट में से प्लस माइनस फ्यूचर मेंटेनेबल एक्सपेंसेस करो। अब हमको फ्यूचर मेंटेनेबल एक्सपेंसेस भी हमको इधर माइनस करने हैं, ठीक है। अब फ्यूचर मेंटेनेबल एक्सपेंसेस हम इसको माइनस करते हैं, ठीक है। तो हमने बढ़िया, हमने जो है एवरेज जो है हमने प्रॉफिट निकाला, राइट, एंड एडजस्टेड प्रॉफिट का हमने एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट करा। अब देखो क्या होता है, अब हमको फ्यूचर एडजस्टमेंट करने हैं, तो भाई फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, हमको फ्यूचर एडजस्टमेंट करना है। फ्यूचर एडजस्टमेंट क्या है, सबसे पहले हम देखें तो ये जो है प्रीमाइस एंड लैंड,
1200 लाख। क्या दे के रखा है अभी? 400, तो 800 से बढ़ गया। दूसरा फ्यूचर एडजस्टमेंट, प्लांट एंड मशीनरी 2400 है, इधर प्लांट एंड मशीनरी 3000 है, 600 से कम हो गया। ठीक है, ये प्लांट एंड मशीनरी में हो गया। पेटेंट, पेटेंट जो है, पेटेंट लिखा हुआ नहीं है, पर पेटेंट पे तो कोई डेप्रिसिएशन भी नहीं है, तो ठीक है। मोटर व्हीकल, अगर हम देखें मोटर व्हीकल की बात करें तो मोटर व्हीकल तो अगले साल लगेगा ना। अभी आपने मोटर व्हीकल निकाल दिया 6 महीने का, अब मोटर व्हीकल जो है अब तो साल भर का निकलेगा ना। ठीक है, तो मोटर व्हीकल का साल भर का डेप्रिसिएशन, ठीक है, पर अब 6 महीने का निकल चुका है तो 6 महीने का डेप्रिसिएशन और। ठीक है, तो मोटर व्हीकल का 6 महीने का डेप्रिसिएशन और, ये फ्यूचर एडजस्टमेंट है, क्योंकि आगे मेंटेनेबल तो यही होगा ना। तो ठीक है, हमारा जो 800 बढ़ा, ठीक है, हमारा 800 बढ़ा, तो 800 का 2%, ठीक है, 800 का 2% कितना होता है? 16, राइट। अब ये भी आफ्टर टैक्स ही है ना, ये जो है आपने अभी तो एडजस्टेड प्रॉफिट निकलवा दिया, पर अब जो इसके बाद की जो एडजस्टमेंट है उसको भी तो आफ्टर टैक्स ही करना पड़ेगा। तो हमारा जो 16 हो गया, 16 को ऐड करो भाई, फिर आती बात हमारा जो है 6,600 सॉरी 3,000 की चीज़ जो है अब वो 600 की हो गई ना, तो 600 कम हो गया, 600 कम हो गया। तो डेप्रिसिएशन जो है अब वो उसको ऐड कर लो, क्योंकि डेप्रिसिएशन हम पूरा पूरा माइनस करते थे, अब कम माइनस होगा तो उसको ऐड कर लो। 600 है, 600 का कितना परसेंट हो गया? 10%, 60, 16 ऐड करो तो 60 माइनस करो। ठीक है, डेप्रिसिएशन मोटर व्हीकल पे, मोटर व्हीकल हमारी 40 की, मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन, अभी मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन अपन ने लिया कि नहीं लिया? अपन ने मोटर व्हीकल पे डेप्रिसिएशन हमने लिया था 6 महीने का, तो हम 6 महीने का और लो, तो 40 लाख है, 40 लाख 6/12, डेप्रिसिएशन 20% है। ठीक है, ये हमारा 4 आ गया, तो माइनस कर दो, सॉरी हमने माइनस करा 16, प्लस करा 60, माइनस करा 4, मतलब एक तरीके से प्लस हो रहा है 40। अब प्लस हो रहा है अगर 40, तो सिंपल सी बात है 40 को दे दो उसका आफ्टर टैक्स इफेक्ट। अब 40 का आफ्टर टैक्स इफेक्ट देना है तो 100 माइनस 40 माइनस 21.73, जो भी हमारा परसेंटेज है 21.43% है ना, 21.43% है, वो हमने 40 में से दिया 31.428। अब ये जो 31.428 है हमारा जो एवरेज एडजस्टेड प्रॉफिट था, क्योंकि हमने इसका आफ्टर टैक्स इफेक्ट दे दिया, जो हमारा एवरेज प्रॉफिट क्या आ रहा था, हमारा एवरेज प्रॉफिट आ गया था 37, ठीक है 31.428 था ना, राइट। 379.36 माइनस 31.428 कितना आ रहा है? 347, नहीं सॉरी प्लस करना था 379.36 प्लस 37.428, ये हमारा आ गया 410.79 आ रहा है। ठीक है, तो ये 410.79 आ रहा है। इस तरीके से हमने आफ्टर टैक्स इफेक्ट दे दिया सारे एडजस्टमेंट का। तो अब जाके जो हमारा आया है ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है, तो अब जाके जो प्रॉफिट आया है ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया है। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है तो भैया अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ही निकला है अभी तो, कायदे से जिसके बाद तो अभी अपने को ये भी माइनस करना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से हमको क्या माइनस करना है? नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करना है, तब जाके सुपर प्रॉफिट आता है। सबसे पहली चीज़ तो हमने वही है ना, फंडामेंटल मत भूलना, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट, और नॉर्मल प्रॉफिट में से एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड भी तो निकालना पड़ेगा। अभी नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न तो आपने निकाल लिया 11%, इधर से हमने समझ लिया था, ये निकल गया हमारा नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न जब हमने 11% निकाल लिया, अब हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है। तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न अगर अपन ने 11% निकाल लिया है तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट भी हमारा निकल चुका है। जो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा है 410.79, अब हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना बचा हुआ है। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हम निकालते हैं। सी एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, अब देखो क्या पढ़ा था हमने एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में? सिंपल सी बात है, असेट में से लायबिलिटी माइनस करो, ज़्यादा दिमाग नहीं लगाने का अपने को। ठीक है, ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड असेट में से लायबिलिटी माइनस करने का है। ठीक है, जो भी एडजस्टमेंट है ध्यान देने का उसको। ठीक है, अब देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, सबसे पहले भैया असेट में से लायबिलिटी माइनस करने का, मेरे को ज़्यादा नहीं दिमाग लगाने का। असेट में से लायबिलिटी माइनस करो तो असेट ले लो। अब आपको पता है अपन ने असेट में क्या बोला था? रिवैल्यूड, रेक्टिफाइड रिवैल्यूड। तो इधर पेटेंट, ये पेटेंट हमने जो है 744, इसको भी लो, इसको नहीं लिया था से पेटेंट 744, इसको ले लो।
सॉरी, इधर क्या बोला है कि पेटेंट अपेयर इन द बैलेंस शीट इज ऑफ नो यूज, ये कोई यूज में नहीं है इसलिए इग्नोर करो फॉर वैल्यूएशन पर्पस, तो इसको नहीं लेंगे। ठीक है, तो पेटेंट को जो है हम नहीं लेंगे, राइट। जो है बात आती है हमारी प्लांट प्रीमाइस एंड लैंड ऑन कॉस्ट, ये 400 था कॉस्ट, पर इस पर एडजस्टमेंट था प्रीमाइस एंड लैंड के रिस्पेक्ट में। क्या एडजस्टमेंट था कि 1200 हो गया है, चलो काटो 1200 लिखो, ये 1200 लिख लिया। प्लांट एंड मशीनरी, अब समझो इधर प्रीमाइस एंड लैंड एट कॉस्ट थे, तुमने इसमें डेप्रिसिएशन माइनस किया था ना, तो 1200 में से डेप्रिसिएशन माइनस करना है क्या। देखो इधर ये मान लेते हैं कि ये डेप्रिसिएशन के बाद की वैल्यू है। ठीक है, मान लो ये डेप्रिशिएटेड वैल्यू ऑफ फिक्स्ड एसेट है, ये मान लिया तो हमने 1200 ले लिया, अदरवाइज आप 1200 में से भी डेप्रिसिएशन माइनस करते हैं। प्लांट एंड मशीनरी 3000 दे के रखा है, पर इसका एडजस्टमेंट क्या था, कितनी हो गई है, ये हो गई है 2400, लिखो 2400। चलो फिर आती बात मोटर व्हीकल की, मोटर व्हीकल 40, मोटर व्हीकल 40, इसकी रीसेल वैल्यू थोड़ी ना देके रखी है यार, 6 महीने का डेप्रिसिएशन लगाओ ना इस पर, 4 निकला था अपना 6 महीने का डेप्रिसिएशन, 40 का 10% 4%, 40 का 10% 4 रुपये, ओके 1 सेकेंड, 40 का 20% 8 रुपये, और फिर उसका 6 महीने का 4 रुपये, तो 36 आ जाएगा, लिखो 36। फिर आती बात रॉ मटेरियल की, तो रॉ मटेरियल में ऐसा थोड़ी ना कुछ बोल के रखा था, पेटेंट का एडजस्टमेंट हो गया है, मार्केट मोटर व्हीकल का हो गया है अपना, ये पहला एडजस्टमेंट हमने बात कर ली है, दूसरे एडजस्टमेंट की हमने पूरी बात कर ली है, तीसरे एडजस्टमेंट एडिशनल डेप्रिसिएशन की हमने बात कर ली है, वो डेप्रिशिएटेड ही मान लिया है। ठीक है, रॉ मटेरियल का तो कुछ बोल के नहीं रखा था, तो रॉ मटेरियल लो एज इट इज़। ठीक है, 920। वर्क इन प्रोग्रेस कुछ नहीं बोला है, लेके रखो। फिनिश गुड एट कॉस्ट कुछ नहीं बोला है, लेके रखो। ट्रेड रिसेबल 10% बैड निकल गए थे ना, 360, लेके रखो। इन्वेस्टमेंट मीन्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, अब क्या बोलोगे, इन्वेस्टमेंट तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट होता है भैया, अगर इन्वेस्टमेंट मीन्ड फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी समझो ये ट्रेड इन्वेस्टमेंट है, ये ले लेंगे हम। ठीक है, अब समझो इन्वेस्टमेंट मीन फॉर रिप्लेसमेंट ऑफ प्लांट एंड मशीनरी, इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में कुछ था क्या, ये चौथा एडजस्टमेंट इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में था, ये लिख के रख लेना एक छोटा सा। ठीक है, चौथा इन्वेस्टमेंट के रिस्पेक्ट में क्या क्या है, मार्केट वैल्यू इन्वेस्टमेंट 1500, लो अपनी 1500 वैल्यू ले ली, 1500 वैल्यू। कैश एट बैंक कैश इन हैंड, तो कैश एट बैंक कैश इन हैंड 192, ये ले लिया हमने 192। डिस्काउंट ऑन डिबेंचर नहीं लेंगे, अंडर राइटिंग कमीशन नहीं लेंगे। ठीक है, ये हमारी हो गई क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। अब इसमें से क्या करने का, इसमें से क्या करने का, सुनो एक मिनट, असेट हुई ना ये, तो शिट लाइबिलिटी भी तो माइनस करनी है यार, किसी बात करो, लाइबिलिटी भी माइनस करनी है, तो असेट में से लाइबिलिटी माइनस करो लाइबिलिटी माइनस। इसमें 300 माइनस हो जाएंगे हमारे प्रोविजन फॉर टैक्सेशन के, बाकी 2000 ये सिक्योर्ड लोन, 200 ये, 300 ट्रेड पेबल है, बाकी तो थोड़ी ना माइनस होने का, तो क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लो। ये जो अभी अपन ने असेट जो नोट करी है, इसका टोटल जो हो रहा है हमारा 6918 आ रहा है टोटल, और जो है लाइबिलिटीज़ का टोटल आ रहा है 2800 आ रहा है। ठीक है, अब 6918 माइनस 2800 क्या है 4118, ये क्या है हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड, ये क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड। और क्या हुआ था उसके बाद हमारी बात, क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड में से हाफ कर देते हैं रेक्टिफाइड पैट। और रेक्टिफाइड पैट क्या होता है, रेक्टिफाइड पैट क्या होता है, अपना करंट ईयर का प्रॉफिट अपन ने जो निकाला था एडजस्टमेंट करके, करंट ईयर का प्रॉफिट नहीं निकाला था हमने एडजस्टमेंट करके, सबसे पहले तो हमने यही करा था 823.43, तो जो ये 823.43 है इसका डिवाइड बाय 2 करो, 411.715 ये आ गया। 2800 में से 4.118 माइनस करो, वो लैक्स और 1000 के फिगर्स के हिसाब से एडजस्ट कर लेना। सो इस तरीके से जो है तो हमारा 4118 माइनस 411.72, ये पूरा आधा माइनस करो, 3706.28, ये हमारा क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाएगा। ये 6918 हमने लिया, 6918 हमने 2800 लिया, ये कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया 4118, हाफ ऑफ रेक्टिफाइड प्रॉफिट हमने माइनस किया, राइट, और जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला। ठीक है, अब देखो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला हमने। अब देखो समझो करंट ईयर का प्रॉफिट रेक्टिफाइड प्रॉफिट ये कोइंसिडेंटली सेम हो गया। रेक्टिफाइड प्रॉफिट हमको समझना पड़ेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट और रेक्टिफाइड प्रॉफिट में अंतर होता है। ठीक है, वो फ्यूचर मेंटेनेबल का आगे मैंने आपको बोला था रौनक, पर रेक्टिफाइड प्रॉफिट में वो तो सिर्फ करंट ईयर का प्रॉफिट देता है।
वो नहीं देखता करंट ईयर के प्रॉफिट में। वो ना जैसे नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट से जो प्रॉफिट होता है ना, अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में तो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट नहीं आता, क्योंकि फ्यूचर मेंटेनेबल रौनक है, रेक्टिफाइड है, ठीक है, ऑपरेटिंग है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा ऑपरेटिंग है। करंट वो जो अपना रेक्टिफाइड पैट है ये ऑपरेटिंग थोड़ी ना है। वो तो कोइंसिडेंटली जो है 823.43 हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के एवरेज के रिस्पेक्ट में भी यूज़ हो गया, साथ ही साथ ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट भी मान लिया गया। कल को नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट का प्रॉफिट होता तो ये रेक्टिफाइड प्रॉफिट में ऐड होता, पर फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में इसको नहीं लेते, इसको एडजस्टमेंट में मान लेते, ठीक है। सो इस तरीके से हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड है 3706.28। क्या करोगे इसका 11%, ठीक है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड का 11% ही तो करना है। कहाँ करके रखा है ये 3706.28 का 11% करा। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया था 410.79, ये 410.79 हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आया था। ये सब चीज़ें हमने लिख के रखी थी, ये हमारा सुपर प्रॉफिट हो गया है। और सुपर प्रॉफिट क्या है, 4 ईयर्स का सुपर प्रॉफिट है 12.4। एक तरीके से हमारा वैल्यू ऑफ गुडविल आ गया। सो इस तरीके से एक बड़ा सा क्वेश्चन वैल्यू ऑफ गुडविल का ये क्वेश्चन हमने करा, ठीक है। तो थोड़ा सा हमको देखना पड़ता है, ठीक है। फिर अगला क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन नंबर 5 है। ये क्वेश्चन नंबर 5 पॉसिबल वैल्यू ऑफ ब्रांड निकालना है। ये ब्रांड वैल्यूएशन के साथ हमने कर लिया था, इसको फालतू का दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 6 एक अच्छा क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 6 भी एक क्वेश्चन है, वो देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 6 के बाद क्वेश्चन नंबर 7, ओके, वो भी हमको देखना है। लेवरेज इफेक्ट है, क्वेश्चन नंबर 8 भी है, ठीक है। हम इसको सिस्टमैटिक तरीके से देख लेते हैं। तो छोटा सा हम लेते हैं ब्रेक और फिर हम जो है क्वेश्चन नंबर 6 भी स्टार्ट करते हैं, राइट। तो जिसको स्किप करना है तो ब्रेक स्किप कर लेना, ठीक है। लाइन क्रॉस करें तो मैं एक और बार लाइन क्रॉस करूंगा, आखिरी बार। कभी कभी चुप रहना ही बेहतर है, कृष्णा अब लेना तेरी क्या करे। क्या करॉट में इस गेम में बंदा है नहीं, मेरी गलती करी नाम को ले करे फे करे, मरेगा तो करेगा ना मिस कोई। रैप की लुगाई लगता है तू मिस कोई, जब तक तेरा फायदा था तू भी कर रहा था रा जैसे मटन वाली डिश। कोई झटका लगा था तुझे मारानी के बाद, बोल बेटी सच अब तू सही है ना। सीए टायर में नहीं बात कर रहा भाई का, पर तेरे पापा को रबर लगाना चाहिए था। रोले तुझ में दमना तो पार करे, जमना को डिस करूं तुझे तो बोलेगा जाके मम्मा को। उनको तो मैं हमेशा करता रिस्पेक्ट, उनकी क्या गलती बेटा निकला निकम्मा जो बा ब्लैक शीप। हर ट्रैक पे मैं लगता हूँ एथलीट। फैक्ट चाहिए तो फैक्ट यही है कि तेरे गानों में मेरे बारे में कोई फैक्ट नहीं। क्लियर करूँ तो कलमकार में हूँ पार्टनर, इसका मतलब छोटे में किसी के भी नीचे नहीं। नीचे तो तू अंशुल और टोनी के मिशनरी, शायद तेरी लेते खड़े होके तेरे पीछे भी। कितने में बिकेगा तू दाम दे, ब्लो जॉब वाला लगता तू नाम से। बट्टी को जाके अब गांड दे, तेरी जली बूटी बेटा ये ना कोई रामदेव। अब कौरी जिनाल बस जाए फायदा, इस बार भी तेरा नशा रुक नहीं पाएगा। बनाया मैंने जाके रावण को रामायण, तेरी पहेली का अंजाम मार खाएगा। बैकस्टैबर तू है बेटी का है तेरा आईना, लगता तू खुशी जो कि बिन वजह आए ना। गाना था बेकार तो बोले था मैं बीमार, पर जैसे नेपाल मैंने ऐसे पानी ऐसा ही ना। अगली बार देखी तो तेरे लिए घुसंड है, तुझे लगा तू जीता तुझ में घमंड है। गानों में करे तू मेरे लंड का जिक्र, में स्पाइस जेट से ज्यादा लगता तुझको पसंद है। इसे नापने का शौक है, इसे नापने का शौक, इसे नापने का शौक है, इसे नापने का शौक है, इसे नापने का शौक। कभी कापेगा खौफ से हैशटैग फिक्स मैच संजीव चावलानी बेटा तेरा शिट बैक। शक्ल से तू लगता है फैंसी, स्कैंडल में हैंसी, करियर डूबा हुआ बिग क्रैश। मैंने कलमकार से 5 लोग ने डिस किया, 5 लोग की तरह शायद मैंने कुछ मिस किया। डिस किया 2 ने रंग तेरे हैं 2 गे, तूने बंटी के चैट को प्रजा बोल के लिस्ट किया। 3 दिन लापता मैंने करा केस क्लोज, रागा से भी पड़े तुझे चूतर पे चपेट दो। अब गौरी बाल के गाल काट के लाल बिल्कुल जैसे तूने बोला, इज द कलर ऑफ माय फेस ब्रो। हाई फाइव चल परी तू भी आने लगी हाई टाइट, ये हाइप की है भूखी दे दो थोड़ी लाइमलाइट। ये फाइट नाइट तो मैं लगूं माइक टाइस, टू सिक लाइक ट्वाइस आई रोल द डाइस राइट। जल्दी बात होती मिस्टर स्मेली फुट, हां गॉट किल्ड बाय मिस्टर येलो टूथ, हां अंशु के आगे ज्यादा ना झुकना, कहीं ज्यादा घिस ना जाए तेरा घुटनी का भी लेव है तुम्हारा। अफसोस गौरव को मैं पाल नहीं पा रहा, क्योंकि पाले मैंने कुत्ते पर सांप नहीं पाला। और हर जस शुभा रुस्तम के टाइम पे हमने उसे बोला ब्रो मत कर डिस। सो कहाँ गया हमारा, हाँ राइट। क्वेश्चन नंबर 6 स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और जो है ये भी एक क्वेश्चन है अपना गुडविल का, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का, ये भी हम प्रॉपर्ली करते हैं। ओके, तो हमारा जो क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, ठीक है, पढ़ते हैं। बैलेंस शीट ऑफ डी लिमिटेड 31 मार्च 17 इस अंडर, जहाँ पे लाइबिलिटीज़ देख रखा है शेयर, बैंक ओवरड्राफ्ट, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, पीएनएल अकाउंट, गुडविल दे के रखा है, बिल्डिंग मशीनरी, इन्वेंट्री, ट्रेड रिसीवेबल सारे जो है कंसिडर्ड गुड, ठीक है, ये सब चीज़ें है। अब
ये है 31/17 का, ये 31/17 का देख रखा है, ठीक है। अब इन 2000 व्हेन द कंपनी स्टार्टेड इट्स एक्टिविटी द पेड अप कैपिटल वाज द सेम, पेड अप कैपिटल तो सेम थी, ठीक है, 2000 में, ठीक है। द P&L ऑफ लास्ट 5 ईयर्स दे के रखा है, ठीक है, -1 -2 -3 -4 -5 लास्ट 5 का दे के रखा है, जिसमें उन्होंने बताया है कि 12 13 13 14, ठीक है। तो 12 13 में 13.75 का लॉस है, 13 14 से प्रॉफिट है, और 13 14 से जो है सिस्टमेटिकली प्रॉफिट आ रहे हैं। 13 14 14 15 15 16 16 17, ये 4 साल के तो सिस्टमेटिक प्रॉफिट है। इनकम टैक्स रेट सो फार हैज़ बिन 40% एंड दी अबव प्रॉफिट हैज़ बिन अराइव्ड एट ऑन बेसिस ऑफ सच टैक्स रेट, मतलब कि पैट दे के रखा है और 40% टैक्स है। रेट ऑफ इनकम टैक्स शुड बी टेकन एज 45, अब इसको 45 तक ले जाना है, ठीक है। 10% डिविडेंड 13 14 14 15 में, अब देखो अगर डिविडेंड की बात करें तो 13 14 14 15, ठीक है, 13 14 से लेकर चले, मतलब समझ रहे हो, डिविडेंड को इन्होंने 13 14 से लेकर चला है, मतलब कि सिंपल सी बात है, डिविडेंड को ये अगर 13 14 से लेकर चले हैं, सिंपल सी बात है कि ये जो डिविडेंड है ये मतलब कि 12 13 से, सिंपल सी बात है, एवरेज जा ही नहीं रहा है, ये 13 14 से ही ले जा रहे हैं, ठीक है। तो 10% है इन दो का, और 15% है 15 16 16 17 का, जो हो गया, एंड हैज़ बिन पेड द मार्केट प्राइस ऑफ दिस शेयर ऑन एज ऑन 31/3/17, जो भी है वो मार्केट प्राइस है वो है हमारी 125, विच इफेक्ट फ्रॉम 1 अप्रैल 2017। एमडी को जो रेम्यूनरेशन है, ये फ्यूचर एडजस्टमेंट है, 20 लाख मिलेगा इंस्टेड ऑफ 15 लाख, मतलब 15 लाख नहीं मिलेगा 20 लाख मिलेगा, मतलब कि जो है रेम्यूनरेशन बढ़ जाएगा। द कंपनी हैज़ सिक्योर्ड अ कॉन्ट्रैक्ट फ्रॉम विच इट कैन अर्न एडिशनल, और कॉन्ट्रैक्ट भी है जिससे वो एडिशनल जो है, तो एडिशनल 5 लाख का तो कॉस्ट लग रहा है, साथ ही साथ एडिशनल जो है 10 लाख पर एनम जो है वो इनकम कमाएंगे नेक्स्ट 5 ईयर्स, ठीक है, पर एनम फॉर द नेक्स्ट 5 ईयर्स, हर साल 10 लाख इनकम कमाएंगे, ठीक है, ये इनका फ्यूचर एडजस्टमेंट है। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल और 3 ईयर परचेस ऑफ सुपर प्रॉफिट, देखो सुपर प्रॉफिट है, सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर, सुपर प्रॉफिट कैसे निकलेगा, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलेगा, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR करो, ठीक है। तो हमको NRR निकालना है, फ्यूचर कैपिटल जो है एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालना है, FMP निकालना है, NRR निकालना है, तब जाके आएगा, ठीक है। तो अब सबसे पहले हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की बात कर लेते हैं, तो इसके पहले हम जो है इसको वो कर लेते हैं, बिफोर टैक्स कर लेते हैं, ठीक है। तो जैसा हमने देखा था, क्या कर रहा था कि हम सबसे पहले इन सबको बिफोर टैक्स करेंगे, फिर जो है एवरेज निकालेंगे, फिर एडजस्टमेंट करेंगे, ठीक है। तो -4 -3 -2 -1 बिफोर टैक्स करें, ठीक है, बिफोर टैक्स कर लेते हैं, 1 सेकेंड। तो कौन कौन से प्रॉफिट थे हमारे, 24 55, ये जो भी है प्रॉफिट्स, ठीक है, लिख लेते हैं, 24.5 है, 24.5 है, 29.25, 36.25 एंड 42.50। अब देखो, तो इसको जो है हमने बाकायदा इसको बिफोर टैक्स करो, बिफोर टैक्स करके वेट दे देना। अब वेट दे देना, अब इसको समझो, अभी अपन ने एवरेज प्रॉफिट निकाला था, पर इधर अगर आप देखो प्रॉफिट का ट्रेंड जो है, ट्रेंड दिया हुआ है, मतलब कि आप प्रॉफिट का ट्रेंड देखोगे इंक्रीजिंग ट्रेंड है, इंक्रीजिंग ट्रेंड है, तो हम वेटेड एवरेज लेते हैं, वेट्स देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 6 है हमारा, ठीक है। तो इस तरीके से जो हमारा वेटेड एवरेज प्रॉफिट आया है, वो वेटेड एवरेज प्रॉफिट हमारा 60,30,000 आया, ठीक है। तो बाकायदा हमने जो है बिफोर टैक्स करके इनको वेट दिए हैं, ठीक है, 1 2 3 4 करके हमने पूरा वेट दिए हैं, और सबसे लास्ट ईयर को सबसे पहला वेट देंगे, और जो है करंट ईयर को सबसे हाईएस्ट वेट देंगे, तो 60,30,000 आ रहा है हमारा वेटेड एवरेज। अब सिंपल सी बात है, ये सब करने के बाद हम करंट ईयर के एडजस्टमेंट भी तो करेंगे। अब करंट ईयर के एडजस्टमेंट में आपको पता है कि 5 लाख का तो मैनेजरियल रेम्यूनरेशन ज़्यादा जा रहा है, 10 लाख की एक्स्ट्रा इनकम हो रही है, तो 60.3 प्लस 10 लाख माइनस 5 लाख, ये हो जाएगा हमारा 65.3 लाख। अब ये जो 65.3 लाख है, अब समझो, अभी अपन ने जो 60.3 लिया, ये जो हमने लिया बिफोर टैक्स, 65.3 लाख भी आ जाएगा, वो भी बिफोर टैक्स आ जाएगा। अब इसका टैक्स इफेक्ट भी तो दो।
अब 65.3 लाख पे 45% लो, 65.3 लाख पे जो है माइनस कर दो 45%, तो आ जाएगा 35.915, मतलब 35,91,500। ठीक है, ये हमारा आ जाएगा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट। इतना इजी हो गया ये हमारा कैलकुलेशन। तो देखो यही है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट था, 4 साल का एडजस्टमेंट है, 4 साल इन्होंने, देखो इसको बिफोर टैक्स करके आप वेट दे दो, ठीक है, तो ये 60,30,000 आ जाएगा। ठीक है, मैनेजरियल रेम्यूनरेशन आपने माइनस किया, कॉन्ट्रैक्ट टैक्स ऐड करा, टैक्स रेट आपने एडजस्ट किया 45% पे, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया। अब 35,91,500 आया। अब एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड हमको निकालने का है, असेट माइनस लाइबिलिटी, सिंपल सी बात है यार, क्या इतना दिमाग लगा रहे हो, असेट में से लाइबिलिटी माइनस कर दो, राइट। 1 सेकेंड, अब असेट में से हमने लाइबिलिटी माइनस करी, कहाँ देख रखा है वो इफेक्ट है इन द सेंस कि वो कैपिटल एम्प्लॉयड के रिस्पेक्ट में, 1 सेकेंड, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड, वो आपको इजीली, अच्छा ओके यार ये दिखता नहीं है यार, इसको मैं कर लेता हूँ, असेट माइनस लाइबिलिटी। ठीक है, ये चीज़ जो है यही तो इम्पोर्टेंट है, इसको शायद शेडेड कर लेता हूँ या तो मैं सॉरी ब्रो, चलो ठीक है। अब जो है असेट में से लाइबिलिटी माइनस करने की है, कुछ एडजस्टमेंट दे के रखे हैं क्या, देख लेते हैं, कुछ एडजस्टमेंट दे के रखे हैं क्या। अभी तक तो हमने सिर्फ जो है प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में एडजस्टमेंट देखा था, कुछ अलग से एडजस्टमेंट देखा नहीं। टैक्स रेट देखा था, इनकम टैक्स रेट, और डिविडेंड देखा था। अच्छा डिविडेंड देखा है तो वो एनआरआर में मदद कर देगा डिविडेंड, क्योंकि एवरेज अभी, क्योंकि अपन ने जब अगर देखा हो तो अपन ने एनआरआर के रिस्पेक्ट में पढ़ा था, एनआरआर फ्यूचर मेंटेन, हाँ एनआरआर के रिस्पेक्ट में पढ़ा था सुपर प्रॉफिट मेथड में, या तो डिविडेंड अपॉन एमपीएस या तो एवरेज डिविडेंड अपॉन एवरेज एमपीएस। तो ये शायद एवरेज डिविडेंड अपॉन एवरेज एमपीएस, ये इलस्ट्रेशन 6 की बात कर रहा है। अब रही बात है कि हमको एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में से असेट और लायबिलिटी हम ऐड करते हैं। असेट में से हम परचेज गुडविल ऐड करते हैं, सेल्फ जनरेटेड गुडविल तो नहीं ऐड करते। ठीक है, तो सबसे पहले तो हम एसेट में ये गुडविल ऐड नहीं करेंगे, क्योंकि हम ये मान लेते हैं कि परचेज गुडविल है। ठीक है, तो ये ऐड नहीं करेंगे, तो हम बिल्डिंग ऐड कर लेते हैं 80 लाख पे, 70 लाख पे मशीनरी ऐड कर लेते हैं, 80 लाख पे इन्वेंट्री ऐड कर लेते हैं। अब ट्रेड रिसीवेबल भी सारे गुड है, तो ये भी ऐड कर लेते हैं। माइनस कर दो जो है हमारा बैंक ओडी, ट्रेड पेबल, प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ये 3 चीज़ें और माइनस कर दो, 52.75, 12.75 और जो है 46.50, ये हमने माइनस कर दिया। अब देखो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन, ऑब्वियस सी बात है ये ओल्ड रेट पे बना होगा, तो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन ऑब्वियस सी बात है ये तो ओल्ड रेट पे बना होगा। तो देखो इसमें एडिशनल प्रोविजन फॉर टैक्सेशन देकर रखा है 354,167, ये 354,167 का एडिशनल प्रोविजन है। इन्होंने एडिशनल प्रोविजन बना दिया, जो पुराना प्रोविजन था वो 40% पे था। ठीक है, अब एडिशनल प्रोविजन है तो उसको जो है एडिशनल प्रोविजन आया, उसमें और एडिशन करने पड़ेंगे। तो हमको समझना पड़ेगा कि इसमें लिखा हुआ है कि फ्रॉम 2016-17 इनकम टैक्स रेट शुड बी टेकन एट 45%, मतलब 2016-17 से इनकम टैक्स रेट जो लेके रखा है इन्होंने वो 45% इन्होंने कर लिया है। मतलब कि ये जो प्रोविजन फॉर टैक्सेशन है ये 40% पे बना हुआ है। ये 16-17 से ये 45% पे लाना चाह रहे हैं। 16-17 का प्रॉफिट 42,50,000 है। अगर हम बात करें 16-17 का प्रॉफिट 42,50,000 है, ये जो 42,50,000 है ये 40% माइनस करने के बाद है। 42,50,000 डिवाइड बाई 60% करोगे, फिर इनटू आप 5% एडिशनल करोगे तो 354,167 आ रहा है। और इस तरीके से जो है हमारा 354,167 का एडिशनल प्रोविज़न इधर रिड्यूस होता है। ठीक है, क्योंकि 40 का 45% हो रहा है इस साल से। ठीक है, अब जो है हाफ प्रॉफिट आपने क्लोजिंग कैपिटल एम्प्लॉयड तो निकाल लिया, अब इस बार का प्रॉफिट भी है, तो 42,50,000 में से इस बार को प्रॉफिट वो तो माइनस करो, करंट ईयर का प्रॉफिट ये भी तो माइनस करोगे ना आप। हम फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में हम एवरेज प्रॉफिट लेते हैं पास्ट ईयर का, तो हमको एवरेज प्रॉफिट नहीं लेना है, हमको करंट ईयर का रेक्टिफाइड पैट तो हम माइनस करते हैं, तो हमको करंट ईयर का प्रॉफिट लेना है, हमको करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस करना है। ठीक है, करंट ईयर का प्रॉफिट, राइट, करंट ईयर का प्रॉफिट माइनस करना है। तो समझो करंट ईयर का प्रॉफिट 42,50,000 था, जिसमें से हमने इस बार के जो प्रोविज़न है हमने वो भी माइनस करे। ये प्रोविज़न माइनस करने के बाद हमने जो है डिवाइड बाई 2 करा,
इस तरीके से हमारा एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आता है। अगर हम कैपिटल एम्प्लॉयड में से ये अमाउंट हम माइनस करते हैं तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है 1,44,97,916 ये एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ जाता है। रही बात आती है डिविडेंड अपॉन एमपीएस की, तो एवरेज डिविडेंड पिछले 4 साल का जो डिविडेंड है 15, 30, 40, 50 डिवाइड बाय 4, तो एवरेज डिविडेंड हमारा जो है वो 12.5 आ रहा है। 12.5 डिवाइड बाय एमपीएस कर दोगे, सिंपल सी बात है, 125 एमपीएस हमको दे के रखा है। एमपीएस जो है हमको 125 दे के रखा है, राइट, ये दे के रखा है, मार्केट प्राइस दे के रखा है। तो इस तरीके से जो है हमारा एनआरआर आ जाता है। एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, हमारा एनआरआर आ गया, तो हमारा जो है नॉर्मल प्रॉफिट आ गया। नॉर्मल प्रॉफिट आने के बाद जो है हमने बाकायदा हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट तो हमने निकाल के रखा था 35,915,000, उसमें से जो है हमारा बाकायदा क्या माइनस किया हमने, नॉर्मल प्रॉफिट माइनस किया, तो आया सुपर प्रॉफिट। और गुडविल हमने निकाल ली सुपर प्रॉफिट इंटू 3 ईयर परचेस ऑफ, ठीक है, इंटू 3 ईयर परचेस करके हमने सुपर प्रॉफिट निकाल लिया। सो इस तरीके से जो है हमने ये पर्टिकुलर पोर्शन भी ओवर करा। अब अगला क्वेश्चन अगर हम देखें तो अगला क्वेश्चन जो पूछ रहा है वो पूछ रहा है कि लेवरेज इफेक्ट आप निकालो, लेवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल। सी, लेवरेज इफेक्ट ऑन गुडविल का मतलब ये होता है, समझो, लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल हम समझ चुके हैं। क्या बोला है कि लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल में कि लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल मतलब कि लेवरेज नहीं होने से गुडविल पे क्या इफेक्ट आता है। सी, लॉन्ग टर्म फंड है हमारे पास, तो उसमें इक्विटी भी है, डेप्ट भी है, उससे हम गुडविल निकालते। पहले गुडविल ऐसे निकालते हैं कि प्रॉफिट एज पर लॉन्ग टर्म फंड को डिवाइड बाय एनआरआर करके प्रॉफिट से हम कैपिटलाइज करके कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच करते हैं, उससे कैपिटल निकालते हैं। कैपिटल एम्प्लॉयड एज पर लॉन्ग टर्म फंड वो दे के रखते हैं, तो जो डिफरेंस है अगर ज़्यादा आता है वो हमारा गुडविल हो जाता है। ऐसे ही कैपिटलाइजेशन ऑफ प्रॉफिट एज पर इक्विटी अप्रोच होता है, उसमें से कैपिटल एम्प्लॉयड इक्विटी वाला इक्विटी कैपिटल हम माइनस करते हैं और हमारा जो गुडविल आता है। अब लॉन्ग टर्म फंड का गुडविल जो है जनरली इक्विटी फंड वाले गुडविल से ज़्यादा होता है। अब सिंस वो ज़्यादा होता है तो ये हो गया एडवर्स इफेक्ट, मतलब कि ये ज़्यादा है। अगर कभी ये लॉन्ग टर्म फंड नहीं रहेगा ना तो ये जो इतना ज़्यादा गुडविल हो रहा है ना वो भी नहीं रहेगा, तो ये एडवर्स इफेक्ट ऑफ गुडविल है, ठीक है। चलो अब हम जो है लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल निकालते हैं। तो लेवरेज ऑफ इफेक्ट ऑफ गुडविल है, देखते हैं, ठीक है। क्या, अब देखो 2-3 चीज़ें चाहिए, प्रॉफिट, ठीक है, पहले तो इक्विटी अप्रोच और लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच। इक्विटी अप्रोच के हिसाब से हमने प्रॉफिट निकाल लिया, इक्विटी अप्रोच के हिसाब से हमने एनआरआर हमको दे के रखेंगे, ठीक है, इक्विटी अप्रोच के हिसाब से कैपिटल एम्प्लॉयड। तो सी, अब देखो क्या बोल के रखा है लेवरेज इफेक्ट ऑफ गुडविल ने, हम समझते हैं। क्वेश्चन नंबर 7, अब करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड देख रखा है 10,40,000। यार ये बार बार लाइट जा रही है ना, बहुत इफेक्ट क्रिएट हो रहा है इस पर। चलो क्या बोला है, करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड 10.4 लाख, प्रॉफिट अर्नड आफ्टर करंट कॉस्ट एडजस्टमेंट, और प्रॉफिट जो हमने अर्न किया आफ्टर करंट कॉस्ट एडजस्टमेंट तो 1.72 है। चलो ठीक है, हमको तो क्या करना है, सिंपल सी बात है, इक्विटी ओरिएंटेड प्रॉफिट निकालना है और लॉन्ग टर्म फंड ओरिएंटेड प्रॉफिट निकालना है। तो प्रॉफिट अर्न आफ्टर करंट कॉस्ट एडजस्टमेंट 10% लॉन्ग टर्म लोन है, ठीक है, 10% लॉन्ग टर्म लोन है, कैपिटल एम्प्लॉयड में ध्यान रखना, ठीक है। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न, ओके, एनआरआर भी दे के रख दिया। नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी में 15.6 है, लॉन्ग टर्म कैपिटल एम्प्लॉयड में 13.5 है। चलो ठीक है, अब अच्छा से यही देख के रखा है, ठीक है, निकाल लेते हैं। अब अगर हम बात करें कैपिटल एम्प्लॉयड, करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड, ओके, ये कैपिटल एम्प्लॉयड देख रहा है, करंट कॉस्ट ऑफ कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब ये 10.40 हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड है और प्रॉफिट है 1.72। तो अगर हम देखें तो प्रॉफिट एज पर इक्विटी ओरिएंटेड अप्रोच तो 1.72 हो गया, 1.72 डिवाइड बाई 15.6 कर दो, कितना आ रहा है देखते, ऐसे ही कर रहे क्या, ओके, 1.72 डिवाइड बाई 15.6 करते हैं। तो इससे जो है हमारी वैल्यू ऑफ गुडविल जो है 1,72,000 डिवाइड बाई 15.56 11,02,564 आया, ठीक है। अब ये इक्विटी अप्रोच के हिसाब से आ गया, ठीक है। अब यही हम जो है किसके हिसाब से चलते हैं, लॉन्ग टर्म लोन के हिसाब से चलते हैं। तो 1,72,000 प्लस 45,000 कर लेते हैं, 1,72,000 प्लस 45,000 कर लेते हैं, यही करा तो 2,17,000 आया।
2,17,000 आया, 2,17,000 डिवाइड बाय 13.5% कर लेते हैं, 2,17,000 डिवाइड बाय 13.5% कर लेते हैं तो कितना आ जाएगा 167,007,407 ये जो भी आया। ठीक है, ये जो है ना ये कैपिटलाइज्ड वैल्यू है। ठीक है, ये प्रॉफिट को आपने कैपिटलाइज किया। अब इसमें से कैपिटल इंप्लॉयड भी तो माइनस करो 10,40,000, इसमें से भी कैपिटल इंप्लॉयड माइनस करो 14,90,000। सिंपल सी बात है ना, हमको तो इक्विटी अप्रोच से गुडविल निकालना है, हमको लॉन्ग टर्म फंड अप्रोच से गुडविल निकालना है। हमने तो सिर्फ अभी कैपिटलाइज्ड वैल्यू ही निकाली थी प्रॉफिट से, एक्चुअल में जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो तो माइनस करो तो वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगी। इसमें भी एक्चुअल में जो कैपिटल इंप्लॉयड है वो तो माइनस करो, हमको वैल्यू ऑफ गुडविल मिल जाएगी। और फिर ये गुडविल में कंपेयर करोगे तो आप देखोगे कि अच्छा लॉन्ग टर्म फंड बताया तो गुडविल ज़्यादा होती है, ये एडवर्स इफेक्ट हो गया 54843, हमारा एडवर्स लेवरेज इफेक्ट हो गया। तो इस तरीके से जो है हमने ये वाला क्वेश्चन भी ओवर किया, राइट। चलो अब अपन जो है अगले क्वेश्चन की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 8। सी सो क्वेश्चन नंबर 8 क्या बोल रहे हैं, द कंपनी क्यू इज विलिंग टू सेल इट्स बिजनेस। कंपनी जो क्यू है ना वो उसको अपना बिजनेस सेल करने का है। ठीक है, सी तो कंपनी क्यू को जो है अपना बिजनेस सेल करने का है। द परचेसर हैज सॉट प्रोफेशनल एडवाइस फॉर द वैल्यूएशन ऑफ गुडविल। परचेसर ने सॉर्ट करा कि चलो यार गुडविल का वैल्यूएशन करते हैं। ही हैज़ लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट टुगेदर विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन। उसके पास लास्ट ऑडिटेड फाइनेंशियल स्टेटमेंट थी टुगेदर विद सम एडिशनल इन्फॉर्मेशन, हेल्प हिम टू एसेरटेन द करेक्ट प्राइस फॉर द पर्पस ऑफ परचेज। चलो ठीक है, अब जो है इधर हम समझते हैं। तो एक्सट्रैक्ट ऑफ बैलेंस शीट एज ऑन 31/3/16 वो दे के रखा है, मतलब कि बैलेंस शीट का एक्सट्रैक्ट आपको दे के रखा है। इक्विटी शेयर कैपिटल है, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल है, रिजर्व एंड सरप्लस है, डिबेंचर है, करंट लायबिलिटी है, ये सब चीज़ें देख रखी है। चलो एडजस्टमेंट के नंबर आ गए यार, 10 एडजस्टमेंट है। फटाफट हम पॉइंटर्स बना लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। चलो पहला एडजस्टमेंट है, परचेजर वांट टू एक्वायर ऑल द इक्विटी शेयर्स ऑफ द कंपनी। तो ऑल इक्विटी शेयर एक्वायर ये लिख लिया। सेकेंड है, डिवेंचर विल बी रिडीम एट अ डिस्काउंट ऑफ 25%। डिस्काउंट 25% डिवेंचर लिख लिया of the value in the balance sheet, and investment in share will be sold at the present market value which is quoted। अच्छा शेयर सोल्ड, और शेयर सोल्ड में देख रखा है 4,952,00। ठीक है, द अबव विल बी प्रायर टू परचेस ऑफ इक्विटी शेयर। ये जो ऊपर की जो चीज़ें हैं ना ये प्रायर टू द परचेस ऑफ इक्विटी शेयर है, मतलब कि अभी हमने जो है प्रायर टू द परचेस ऑफ द इक्विटी शेयर। ओके ठीक है, फॉर द पर्पस ऑफ प्राइसिंग ऑफ गुडविल नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न। लो थर्ड एडजस्टमेंट में एनआरआर देख रखा, फॉर इक्विटी देखो लिख के रखा है, नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न ऑन नेट असेट फॉर इक्विटी शेयर। एनआरआर इक्विटी शेयर्स के लिए। अब इधर आप माइनस कर देना अपना प्रेफरेंस शेयर कैपिटल और प्रपोज डिविडेंड। चलो ये 10% दे के रखा है। प्रॉफिट फॉर द लास्ट 3 ईयर आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट बट बिफोर प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड। अच्छा प्रॉफिट में से आपने डिबेंचर का इंटरेस्ट माइनस कर दिया पर आपने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं किया और देख रखा है 3 ईयर का प्रॉफिट। ठीक है, गुडविल वैल्यू कर रहे हो ऑन एडजस्टेड एवरेज सुपर प्रॉफिट इंटू 3 इन द ईयर 2015। ये 2015 की बात कर रहे हैं, मतलब ये 2016 चल रहा है, इन द ईयर 2015। ठीक है, 20% प्रॉफिट मेंशन वाज ड्यू टू नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन। अच्छा 20% नॉन रिकरिंग है, ठीक है माइनस कर देंगे, ठीक है माइनस कर देंगे। लैंड एंड बिल्डिंग हैज़ द करंट रेंटल वैल्यू। लैंड एंड बिल्डिंग की 62,400 रेंटल वैल्यू है एंड 8% रिटर्न इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ये 8% रिटर्न है एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। ठीक है, अब 31/3/16 मतलब ये 16 की बात करें, वो जो अपना नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन था वो 2015 का था, फिर 2016 मतलब कि 8 को 8% डेटर एग्जिस्टेड ऑन द डेट हैड बीन रिटर्न एज बैड। अच्छा डेब्ट जो है 8% वो बैड हो गए एंड चार्ज टू P&L एज प्रोविजन। सेम आर नाउ रिकवरेबल। अच्छा अब रिकवरेबल है, लो सेम आर नाउ रिकवरेबल है तो आपने जो माइनस करके रखा था ऐड करो। ठीक है, अब रिकवरेबल है तो ऐड करो ना,
और जो आपने माइनस करा था तो टैक्स भी कम हो गया होगा, मतलब कि वो जो नेट इफेक्ट है, ठीक है, वो ऐड कर लेना। और एप्लीकेबल टैक्स रेट 35% है, टैक्स जो है वो ध्यान रखना। अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन लॉन्ग कंटिजेंट ऑफ ₹25,000 हैज़ परस्पायर्ड एंड इज टू बी अकाउंटेड फॉर। अच्छा, अब क्लेम फॉर कंपेंसेशन लॉन्ग अब ऑफ 25,000 हैज़ बीन परस्पायर्ड, ठीक है, एंड इज टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है, 25,000 का क्लेम, ठीक है। अब समझो, इसके पहले जो बात हुई थी, एक वो कॉन्ट्रैक्ट की बात हुई थी जिसमें हमको 10 लाख रुपए या 3 लाख रुपए हमको 5 साल तक मिलेंगे। वो हमने कॉन्ट्रैक्ट की जो इनकम है वो हमने इनकम ऐड करी थी। एक क्वेश्चन था जिसमें हमने कॉन्ट्रैक्ट के रिस्पेक्ट में इनकम निकली थी, ये कॉन्ट्रैक्ट एडवांटेज फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में। ये क्लेम वाला मेरे को समझ में नहीं आ रहा कि ये क्लेम वाले को ऐड करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए। चलो इसको हम देखते हैं। सबसे पहले क्या करना है ये भी तो देखें, नो डिबेंचर इंटरेस्ट। अच्छा 10वां क्या है, ये हमना 9वां तो हो गया क्लेम का। क्लेम 25,000 हैज बीन परस्पायर्ड एंड इज टू बी अकाउंटेड फॉर। नो डिबेंचर इंटरेस्ट शैल बी पेबल इन फ्यूचर ड्यू टू इट्स रिडेम्पशन। डिबेंचर इंटरेस्ट नहीं जाएगा, नो डिबेंचर इंटरेस्ट। ओके, क्या करना है हमको, वैल्यूएशन ऑफ गुडविल करना है, वो तो हमको समझ में आ गया। सुपर प्रॉफिट इंटू 3, और सुपर प्रॉफिट मतलब वही होता है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो। एवरेज कैपिटल, नॉर्मल प्रॉफिट क्या होता है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड इंटू NRR, ठीक है। और NRR के रिस्पेक्ट में भी दे के रखा है कि NRR इक्विटी के लिए 10% है, तो एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड में भी हमको इक्विटी के हिसाब से करना पड़ेगा। मतलब कि ये चीज़ें आ सकती है कि प्रपोज डिविडेंड और प्रेफरेंस शेयर कैपिटल भी लाइबिलिटीज मान लिए जाएंगे। चलो वो अपन देखते हैं। क्या निकाले सबसे पहले हम, सबसे पहले क्या निकाले, तो निकाल लेते हैं हम, क्या निकाले, जो है हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, ठीक है। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल लेते हैं, NRR देख रखा ना, तो वो इजी हो जाएगा, मतलब थोड़ा सा फटाफट चीज़ें निकलेगी तो सा रहेगा सही। चलो तो हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकालते हैं। क्या करना है हमको, कैपिटल एम्प्लॉयड में असेट में से लाइबिलिटी माइनस करना है, ठीक है। लो असेट, लो असेट, जो असेट देख रखा है असेट लो। अब देखो, ले लो लैंड एंड बिल्डिंग। अब लैंड एंड बिल्डिंग समझो, इधर अभी अपन ने समझा था लैंड एंड बिल्डिंग के रिस्पेक्ट में कि करंट रेंटल वैल्यू 62,400 है, 8% रिटर्न इज एक्सपेक्टेड फ्रॉम द प्रॉपर्टी। भैया 8% रिटर्न, ये 62,400 फिर साल भर का मान लो, 62,400 डिवाइड बाई 8% कितना होता है, 7,80,000, 7,80,000। हमारी लैंड एंड बिल्डिंग कितने की, 7 लाख, अच्छा 5,45,000 है, लो ना यार 7,80,000, ये बढ़िया काम हो गया। चलो फिर आती बात प्लांट एंड मशीनरी की। प्लांट एंड मशीनरी में कुछ नहीं बोल के रखा है, ठीक है। तो हम ऐसे याद रखना कि यार लैंड एंड, एग्जाम में भी आपको ऐसे नोटिंग कर लेने का, ठीक है। अब 4,55,000, ठीक है, 4,55,000, ठीक। और इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, अब इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स इसमें भी कुछ था ना कि वो सोल्ड कर रहे हैं ऐसा कुछ, ठीक है। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स के ऊपर क्या था, रुको, ओके, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स, ओके। अब हम तो भूल ही गए थे कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट तो लेना ही नहीं है, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स तो हम लेंगे ही नहीं, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स लेंगे नहीं, क्योंकि हम असेट में से लायबिलिटी माइनस कर रहे हैं। तो वो नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट हम जो है वो माइनस, मतलब कि नॉन ट्रेड इन्वेस्टमेंट को हम लेते नहीं ना, तो इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को नहीं लेंगे, ये याद रख लेने का, इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को नहीं लेंगे। इन्वेंट्री 3,80,000 लो, 3,80,000। ट्रेड रिसीवेबल, ट्रेड रिसीवेबल में अपन ने पढ़ा था कि 8% तो बैड डेप्ट हो गए, तो ये जो ट्रेड रिसीवेबल है वो नेट में शो हो रहा है, लिखा हुआ है हमको 8th वाले पॉइंट में, 8% डेटर एग्जिस्टेड ऑन द डेट हैज़ बीन रिटर्न ऑफ एज बैड एंड चार्ज टू पीएनएल, को पीएनएल में चार्ज करा है। सीमा नाउ रिकवरेबल, सीमा नाउ रिकवरेबल, वो अब रिकवरेबल है। तो मतलब कि वो जो ट्रेड रिसीवेबल तुम बोल रहे थे ना, जो तुमने नेट नेट चार्ज करके रखा है, उसको भैया अब वो रिकवरेबल है, करो उसको, ठीक है। तो क्या होगा, कितना है, 4,25,000, ठीक है, डिवाइड बाय 92% कर लो, तो 3,80,000 क्या, 4,62,630, ठीक है, ये हो गया। अब कैश एंड बैंक बैलेंस, अब रिकवरेबल है तो समझो ना, रिकवरेबल है 5,20,520, ठीक है। अब हमने क्या पढ़ा था, एक हमने ये भी चीज़ समझी थी कि डिबेंचर तो रिडीम हो रहा है एट द डिस्काउंट ऑफ 25%, ठीक है, 25% पे डिबेंचर रिडीम हो रहा है, ठीक है।
ऑफ द वैल्यू इन द बैलेंस शीट एंड इन्वेस्टमेंट इन शेयर विल बी सोल्ड, वो इन्वेस्टमेंट इन शेयर वो भी सोल्ड होने वाला है 4,95,200 में। तो 4,95,200 है तो प्लस नहीं करोगे क्या 4,95,200। और साथ ही साथ रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर, वो रिडेम्पशन ऑफ डिबेंचर कर रहे हो तो डिबेंचर कितना है हमारा 5,60,000 है, उसका 75%, तो 5,60,000 है उसका 75%। इन्वेस्टमेंट इन शेयर्स को भी तुम सोल्ड कर रहे हो, ठीक है, तो इधर रिडेम्पशन कर रहे हो तो पैसे जा रहे हैं तुम्हारे, तो वो माइनस करना। तो इस तरीके से जो है कितना 25% माइनस 25% डिस्काउंट पे ना, तो 5,60,000 का 75%, ये 4,20,000 माइनस हो जाएगा, ठीक है। सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट सेल कर रहे हो 4,85,000 है ना। इन्वेस्टमेंट कितने पे सेल कर रहे हो, इन्वेस्टमेंट इन शेयर तो आप सोल्ड कर रहे हो, तो सेल ऑफ इन्वेस्टमेंट और 4,95,200 ये देख रखा है, ठीक है, वो पैसा ऐड कर लेना, तो एडजस्टमेंट में 5,95,720 आ जाएगा, तो 5,95,720 आ गया। इस तरीके से हमारा रियल एसेट आ गई, मतलब हमारी टोटल एसेट आ गई। अब उसमें से लाइबिलिटी माइनस कर लो, लाइबिलिटी में क्या माइनस करोगे, करंट लाइबिलिटी माइनस कर देना, और करंट लाइबिलिटी माइनस कर देना। अब प्रेफरेंस शेयर माइनस करोगे कि नहीं करोगे, सबसे पहली बात। और दूसरा, अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन लॉन्ग कंटिंजेंट, अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन लॉन्ग, इधर हमने जो है, चलो इसके पहले अगर हम देखें तो हमने जो है डिवेंचर वाला काम कर लिया, ठीक है, तो 9th वाला 8th वाला हमारा एडजस्टमेंट हो गया है, 7th वाला एडजस्टमेंट भी हो गया है। नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन अभी फ्यूचर में इंटरनेबल प्रॉफिट निकालेंगे तब अपन करेंगे, ये सब चीज़ें हम करेंगे। सेकेंड वाला भी हमारा हो गया है। अब इसमें जो है अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन लॉन्ग कंटिजेंट ऑफ 25,000 हैज़ परस्पायर्ड एंड इज टू बी अकाउंटेड फॉर, ठीक है। तो इसमें इधर जो है इसको पेमेंट के एंगल से देखा गया है। अ क्लेम ऑफ कंपेंसेशन लॉन्ग कंटिजेंट ऑफ 25,000 हैज़ परस्पायर्ड, मतलब किसी ने हम पे क्लेम किया था, अब वो हमको पे करना पड़ेगा, तो कंटिजेंट का एडजस्टमेंट देना पड़ता है, 25,000 माइनस होंगे। सो इस तरीके से जो है कंटिजेंसीज का एडजस्टमेंट भी देना पड़ता है, ठीक है। और कोई डिवेंचर का इंटरेस्ट पेबल नहीं है, चलो ठीक है वो तो, पर कंटिजेंसीज का एडजस्टमेंट देना पड़ता है। अब समझो एक और चीज़, इधर हम देखें तो भाई हम कैपिटल एम्प्लॉयड निकाल रहे थे, राइट, हमने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला, हमने कंटिजेंसी का एडजस्टमेंट दिया, हमने करंट लायबिलिटी का दिया। अब समझो बैड डेब्ट जो है वो रिकवरेबल है, ठीक है, बैड डेब्ट जो रिकवरेबल है, मतलब सिंपल सी बात है कि पहले जो बैड डेब्ट था अब वो रिकवरेबल है, ठीक। ये ट्रेड रिसेबल 425,620 425,620 है, डिवाइड बाय 92% क्या माइनस 425,620 है, तो ये आया हमारा 37010। ये जो है ये बैड डेब्ट से रिकवरी इतनी हो जाएगी, अब इतना हमको पैसे आ जाएंगे 37010, सिंपल से आते इनकम हो जाएगी, ठीक है। अब समझो, अब इधर हमको इनकम हो जाएगी, ये हमको रिकवरी हो रही है, उधर जो है हमारा क्लेम 25,000 का वो जा रहा है, तो नेट जो हमको प्रॉफिट बढ़ रहा है, ठीक है, इसका भी एडजस्टमेंट देना पड़ेगा ना। देखो हमने क्या किया था, हमको प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा ना, तो प्रोविजन फॉर टैक्स बनाना पड़ेगा। रिकवरी जितना हमको पैसे की रिकवरी हो रही ना, जितनी हमको रिकवरी हो रही है उसमें से कंपेंसेशन 25,000 माइनस कर दो, और जो है उस पर कितना परसेंट है हमने देख लिया था 35%, उतना टैक्स हम ले लो, 35% का प्रोविजन बना दो, ये प्रोविजन इधर रख देना, ठीक है, ये प्रोविजन कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस कर देना, और यही इन्होंने प्रोविजन कैपिटल एम्प्लॉयड में से माइनस भी किया है, ठीक है। और इस तरीके से जो है नेट एसेट कैलकुलेट हुआ है 2318506, ये नेट एसेट कैलकुलेट हुआ है। ये हमारा एक तरीके से बोल सकते हैं कि कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, ठीक है, ये हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया। अब थोड़ा सा हम एनआरआर भी निकाल लें। अब एनआरआर, अब देखो इधर कैपिटल एम्प्लॉयड निकला है, इसमें से प्रेफरेंस शेयर माइनस करना है क्या, प्रपोज डिविडेंड माइनस करना है क्या, इधर तो इन्होंने माइनस नहीं करवाया है, और नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न फॉर इक्विटी 10% दे के रखा है, ठीक है। एनआरआर दे के रखा है, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया, एनआरआर दे के रखा है, इक्विटी का ये 10% है, अभी हम समझ लेते हैं, ठीक है। अब देखो क्या है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकालना है, तो पिछले 3 साल के प्रॉफिट तो दे के रखे हैं,
ठीक है। इस साल का भी प्रॉफिट दे के रखा है, ये 3 साल के प्रॉफिट हमको दे के रखे हैं। अब ये जो है बिफोर आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड है, तो डिबेंचर इंटरेस्ट काटने के बाद और प्रेफरेंस शेयर डिविडेंड के पहले। तो सबसे पहले हम इसमें अभी तो देखो ये टैक्स माइनस होता तो हम इसको बिफोर टैक्स करके सारे एडजस्टमेंट करते, तो इधर डिबेंचर इंटरेस्ट ही माइनस हुआ है, अभी प्रेफरेंस डिविडेंड तो माइनस नहीं हुआ, मतलब अभी तो अब दिखा है आफ्टर डिबेंचर इंटरेस्ट बिफोर प्रेफरेंस डिविडेंड, मतलब कि आफ्टर टैक्स ही हो गया एक तरीके से, आफ्टर टैक्स ही हो गया ना 3,25,000, आफ्टर टैक्स ही हो गया 3,25,000, 4,99,000 और 2,95,000, इसको कंफ्यूज क्यों कर रहे, तो पैट ही हो गया, डिबेंचर इंटरेस्ट के बाद तो टैक्स माइनस हो जाएगा, और जो है अब प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस नहीं हुआ है, मतलब टैक्स तो माइनस हो गया है, तो ये देखो पैट है, ठीक है। ये पैट कितना है 2,95,000, 4,99,000 और 3,25,000, इसको बिफोर टैक्स करने का है, ठीक है, इसको बिफोर टैक्स करने का है। अब समझो इसमें अगर अब तू जो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट के रिस्पेक्ट में बात करेगा तो इधर आ रही बात कि सबसे पहले इन ईयर 2015, ठीक है, इन ईयर 2015 की बात कर रहा हूँ, 2014, 15, 16 में 15 की बात कर रहा हूँ। क्या बोल रहे हैं 20% ऑफ प्रॉफिट मेंशन अबव वॉज ड्यू टू नॉन रिकरिंग ट्रांजेक्शन। अब सबसे पहले तो इसको बिफोर टैक्स कर दो, पर ये बोल रहे हैं 20% ऑफ प्रॉफिट मेंशन अबव, वो ऊपर जो मेंशन है ना उसका 20% दे के रखा है, तो फिर अब क्या करें 4,99,000 का ही 20% करना पड़ेगा, 9,98,000, मतलब सारे एडजस्टमेंट आफ्टर टैक्स ही कर दो आप। जैसे क्लेम वाला है 25,000 का, तो ये तो क्लेम हमको पे करना पड़े, तो इसको तो इनफैक्ट क्लेम नॉट रिकॉर्डेड, तो इसको भी हम माइनस करते हैं। देखो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट है, तो नॉन रिकरिंग प्रॉफिट हमने ऐड करके रखा हुआ था, उसको माइनस करो। ये क्लेम नॉट रिकॉर्डेड है, हमको पे करने का है, ये माइनस करो, आफ्टर टैक्स कर दो। और प्रोविजन है ना इस पर तो हमारा, और ये प्रोविजन को ऐड कर दो, ये तो प्रॉफिट में बढ़ गया ना हमारा, रिकवरेबल है ना, तो कितना था हमारा ये आफ्टर टैक्स, इसको ऐड कर दो। तो ये सब करने के बाद हमने एडजस्टमेंट करने का एडजस्टेड प्रॉफिट निकाला। ये एडजस्टेड प्रॉफिट जो 3 साल का आया, ये जो एडजस्टेड प्रॉफिट है इसमें कोई ट्रेंड नहीं है। अब सिंस वो ट्रेंड नहीं है, अगर आप देखोगे तो वही प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे के रखा है, और नॉन रिकरिंग प्रॉफिट वो 20% वाला, वो इसका ही 20% है, और फिर क्लेम को सबको आफ्टर टैक्स इफेक्ट देके क्लेम माइनस करना पड़ जाएगा, पे करना है, ये हमारी इनकम है, इसको सिंपल एवरेज करेंगे क्योंकि ट्रेंड नहीं गिवन है, ठीक है। और हमने पढ़ा था कि ट्रेंड गिवन नहीं है तो सिंपल एवरेज है, ठीक है। तो इस तरीके से सिंपल एवरेज हमने निकाला। अब ये जो सिंपल एवरेज प्रॉफिट है, अब इसके बाद कुछ फ्यूचर एडजस्टमेंट है क्या, देख लेते हैं। फ्यूचर एडजस्टमेंट ये है कि इसमें समझो डिबेंचर वाला सीन कि नो डिबेंचर इंटरेस्ट शैल बी पेबल, ठीक है, इन फ्यूचर ड्यू टू रिडेम्पशन। अब रिडेम्पशन में जो है वो डिबेंचर इंटरेस्ट पे नहीं होगा, डिबेंचर इंटरेस्ट पे नहीं होगा, मतलब वो खर्चा ऐड हो गया, ठीक है। और वैसे भी इंटरेस्ट को आफ्टर टैक्स कर देने का, ठीक है, तो 5,60,000 है हमारा डिबेंचर। अगर हम देखें 5,60,000 का 9% है, आफ्टर टैक्स करके ऐड कर लेने का, ठीक। ये जो है ये फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। ये फॉर शेयर होल्डर बहुत प्रेफरेंस एंड इक्विटी, देखो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट ये बहुत प्रेफरेंस एंड इक्विटी के लिए है क्योंकि इसमें प्रेफरेंस डिविडेंड अभी माइनस नहीं हुआ है। अब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आ गया, एवरेज कैपिटल एम्प्लॉयड आ गया और NRR आ गया, तब फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है 375,096। देख लेते हैं फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट 375,096, 375,096। अब इसका कंप्यूटेशन कैसे करा है, ये तो उन्होंने फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट निकाला 375,096, और टैक्स प्रोविज़न भी निकाल लिया बाकायदा, ये टैक्स प्रोविज़न है, ये टैक्स का प्रोविज़न बनाना पड़ेगा, ठीक है। ये हमने कैलकुलेट कर लिया नेट एसेट, ठीक है, और जो है ओके। अब 375,096 तो हमारा फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट है। फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से जो है ये दोनों के लिए आया, फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से बाकायदा इन्होंने प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया 2,25,000 का 8%, ये प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया, तो इक्विटी का आया 357,096 आ गया। तो अगर रही बात है तो जो हमने कैपिटल एम्प्लॉयड माना था उसमें से भी प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस करो, ठीक है। तो ठीक है, तो नॉर्मल रेट ऑफ रिटर्न इक्विटी शेयर होल्डर का 10% है, तो नॉर्मल प्रॉफिट आ गया, सुपर प्रॉफिट आ गया। तो सिंपल सी बात है कि फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमारा आया, उसमें से नॉर्मल प्रॉफिट माइनस करो, सुपर प्रॉफिट आया, सुपर प्रॉफिट इंटू 3, 443,235,
ठीक है, तो 443,235। तो इस तरीके से सिंस NRR इज गिवन एज परसेंटेज ऑफ नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर। अब देखो इन्होंने क्या किया कि NRR इज गिवन एज परसेंटेज ऑफ नेट एसेट एट्रीब्यूटेबल टू इक्विटी शेयर होल्डर, तो हमने सबको इक्विटी के हिसाब से किया, ठीक है। FMP भी इक्विटी के हिसाब से किया, कैपिटल एम्प्लॉयड भी इक्विटी के हिसाब से किया। सी अभी जो इन्होंने कैपिटल एम्प्लॉयड निकाला तो उसमें प्रेफरेंस शेयर कैपिटल माइनस किया, ये हम जो है इधर भी कर सकते थे, ठीक है। तो हमारा नेट एसेट आ जाता, मतलब कि वो इक्विटी शेयर कैपिटल के रिस्पेक्ट में आ जाता। रही बात है NRR, चलो ठीक है। अब आती है बात फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट की। अब समझो करंट ईयर का डेटा पूरा दे के रखा है, ठीक है। आगे से डिविडेंड पे नहीं होगा, तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमने पूरा निकाला। अब आगे से इंटरेस्ट भी पे नहीं हो रहा है, तो वो ऐड हो गया। और फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला हमने। अब प्रेफरेंस डिविडेंड तो पे होता है, ठीक है। तो प्रेफरेंस डिविडेंड को माइनस करो, क्योंकि इक्विटी शेयर होल्डर के लिए है। तो फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट में से जो है प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया। अब आया जो है फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट टू इक्विटी शेयर होल्डर। तो समझ रहे हो आप क्या किया इन्होंने, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स दे के रखा था, नॉन रिकरिंग वाला क्लेम वाला सारा एडजस्टमेंट देके इन्होंने आफ्टर टैक्स निकाला, ठीक है। ये इन्होंने पूरा एडजस्टेड प्रॉफिट आफ्टर टैक्स निकाला, पूरी पैरिटी पे लेकर आ गए, ठीक है। फिर उन्होंने एवरेज कर लिया, सिंपल एवरेज निकाल लिया। फर्दर डिबेंचर इंटरेस्ट तो पे होने से रहा, रिडेम्पशन हो गया, तो वो जो है गेन उन्होंने ले लिया। ये फ्यूचर एडजस्टमेंट है। और जो है प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस करना पड़ेगा, क्योंकि अभी फ्यूचर मेंटेनेबल प्रॉफिट हमें इक्विटी के लिए निकालना है, तो प्रेफरेंस डिविडेंड माइनस किया है, इक्विटी के लिए निकाला है। उस तरीके से जो है हमारा ये क्वेश्चन ओवर होता है, जिसमें इन्होंने सुपर प्रॉफिट निकाल के गुडविल कैलकुलेट कर लिया। और इस तरीके से वैल्यूएशन ऑफ गुडविल के अच्छे जो क्वेश्चन थे वो क्वेश्चन ओवर होते हैं। एंड देन इसके बाद जो है बॉन्ड वैल्यूएशन आता है, ठीक है। तो हमने अच्छे क्वेश्चन खत्म करे, लेवरेज इफेक्ट हमने सब समझ लिया है, ठीक है। हमने अच्छे क्वेश्चन को भी इधर देख लिए हैं, ठीक है। होप सो आपको समझ में आया होगा। और अब हम मिलते हैं हमारे नेक्स्ट वीडियो में। बाय।